अब सुनो ध्यान से, अब आज वाली क्लास में हमें क्या करना है। तो आज वाली क्लास में जो हम सेक्शन करेंगे, एक तो ये सीरीज हम पूरी अपनी खत्म करेंगे, ये वाली सीरीज। और ये सीरीज का मतलब फिक्स है, ये सीरीज का मतलब फिक्स है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से बनना ही बनना है। मतलब पूरा चैप्टर एक तरफ, ये सीरीज आपकी एक तरफ है। ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है अभी थोड़ी देर के बाद पता लगेगा, बट इस सीरीज को अच्छे से कर लेना, 5 नंबर आपके आज ही पक्के हो जाएंगे। उसके बाद इस सीरीज के साथ हम जो क्वेश्चन करेंगे, मतलब सेक्शन और करेंगे, एक तो ये 2 सेक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा। उसके बाद अगर टाइम बचा, अगर टाइम बचा तो सेक्शन 36 की सीरीज भी आज हम यहां पे खत्म करेंगे। ठीक है, अगर वो टाइम बचा, वो टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं तो ये तो हमें आज खत्म करने ही करने हैं। ठीक है जी, चलो अब इस सीरीज को थोड़ा सा हम पहले बेस बनाते हैं कि सबसे पहला सेक्शन 44 की सीरीज जो है, इस सीरीज में है क्या। याद करो, आपको मैंने सेक्शन 44 की सीरीज के अंदर बताया था कि 44 की सीरीज का नाम है दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है। अब 44 की सीरीज में ना टोटल मिला के 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? एक तो सेक्शन है 44AA, एक सेक्शन 44AB है, एक सेक्शन 44AD है, एक सेक्शन 44ADA है, और एक सेक्शन 44AE है। ठीक है जी, ये तीनों सेक्शन अलग बात करेंगे, ये दोनों सेक्शन जो है वो अलग है। मतलब इन दोनों को हम अलग लेके चलेंगे और इन तीनों सेक्शन को हम अलग लेके चलेंगे। तो पहले समझते हैं इन सेक्शन में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को सोच के बताना। आप में से जिनके फादर साहब की भी दुकान होगी, जिनके फादर का बिजनेस होगा, आपने कभी अगर दुकान पे आप बैठते हो या दुकान पे कभी आप अपनी गए हो, तो आप चेक करना आपके फादर साहब ना एक रजिस्टर मेंटेन करते होंगे कि बही खातर इसको हम बोलते हैं। पुराने जमाने के अंदर था, आज भी कई दुकानों के ऊपर चलता है, जिसमें रेड रेड कलर का उनका कवर होता है, ऊपर सिलाई की होती है, अगर आपने कभी देखा हो तो उसको नॉर्मली बही खाता हम बोलते हैं, जिसमें डेली का हिसाब लिखा होता है। डेली का हिसाब का मतलब क्या है कि तुम्हारी सेल कितनी है, तुमने किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, तो वो मेंटेन करते हैं। और अगर तुम थोड़ी सी बड़े बिजनेसमैन के पास जाओगे तो वो बही खाते की जगह अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगा लैपटॉप पे। आजकल अगर आपको बताओ, अब एक्सेल होता है, एक्सेल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। फिर टैली हो गया, टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। फिर आज तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। इवन अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, प्ले स्टोर पे भी लिखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इवन आजकल बहुत सारे, आप में से भी कई बच्चे होंगे जो खर्चे लिखते होंगे, फोन की एक ऐप होती है उसमें खर्चे लिखते होंगे। तो आजकल तो दुनिया जहान की ऑनलाइन डेटा आ चुका है, बट प्रॉब्लम क्या, हमारे फादर उस पर अभी ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। रीजन वो कहते हैं बड़ा मुश्किल लगता है हमें तो वही हमारे हाथ पे सेट बैठा हुआ है तो उससे काम करते हैं। बट आजकल की जनरेशन कहते हैं पापा क्या कागज खराब कर रहे हो। एक तो कागज खराब हो रहे हैं, फिर दूसरा कल मान लो ये गुम हो गई, कल कोई चोरी हो गई, किसी ने इसको जला दी, तुम्हारे सारे खाते जल जाएंगे। बट आज अगर क्या है, आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमने एक एप्लीकेशन पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, तुम्हारा फोन अगर टूट भी जाता है, तुम्हारी अगले फोन के अंदर उस नंबर से वो डेटा पूरा वहीं पे आ जाएगा। तो ऑनलाइन का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, ऑनलाइन के अंदर डेटा का लॉस नहीं होता, क्योंकि वो सर्वर पे सेव हो गया ना। जब सर्वर पे सेव हो गया तो काम ही खत्म हो गया। जैसे आज आपने अगर मान लो किसी को 10 रुपए का पेटीएम किया, कोई अगर 10 साल के बाद भी चेक करेगा ना, ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। बट अगर तुमने 10 रुपए किसी को कैश दिए तो कैश का क्या ही रिकॉर्ड है, कैसे पता लगेगा तुमने किसको कैश दिया था। तो सेक्शन 44AA सबसे पहला सेक्शन है, वो ये बात कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करने हैं। भाई जो हर बिजनेसमैन है, क्या हर बिजनेसमैन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है? और अगर हर बिजनेसमैन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी नहीं है तो किसको जरूरी है? और कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वो सारी बातें 44AA में है। 44AA प्योरली सेक्शन है लिमिट बेस। लिमिट बेस का मतलब है इसमें एक लिमिट है जिसमें यह लिखा हुआ है इतनी लिमिट के बाद तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अब वो लिमिट तुम्हारे दिमाग में है तो 5 नंबर तुम्हारे पक्के, अगर लिमिट तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो 5 नंबर गए। अब अगर तुम्हारे दिमाग में लिमिट नहीं है, क्वेश्चन बन गया, तुम बोलो पेपर मुश्किल है, वो तुम्हारी गलती है। ये पेपर मुश्किल नहीं होता, इसकी लिमिट तुम्हें याद ही नहीं है तो पेपर मुश्किल कहां से हो गया। बात समझ नहीं है? तो 44AA में सारी लिमिट्स हैं कि इतनी लिमिट के बाद हर पर्सन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं।
फिर एक सेक्शन 44AB आता है। 44AB वो सेक्शन है जिसकी आजकल इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है इंस्टीट्यूट? हमें क्या मिलना चाहिए? टैक्स ऑडिट। ये 44AB वो सेक्शन है जो एक चार्टेड अकाउंटेंट को पावर देता है टैक्स ऑडिट करने की। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर होगी तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, और करेगा वो सीए जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और यही इसी पॉइंट के ऊपर सीएस और सीएमए वाले कह रहे हैं हमें भी इसमें ऐड करो कि जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आपने सीए को तो ऐड कर दिया, बट सीएस भी तो ऑब्वियसली बात है यहां ऐड होने चाहिए, सीएमए भी ऐड होने चाहिए, इवन एडवोकेट ने कहा हम भी तो ऐड होने चाहिए। तो अब इस चीज पे डिस्प्यूट है कि अकाउंटेंट की डेफिनेशन में कौन आएगा, बट अभी नहीं पता कौन आएगा। बट जो लेटेस्ट इनकम टैक्स बिल बना है, जो बिल आया है, उसमें अकाउंटेंट में अभी भी सीए है। और इसी बात को देखते हुए सीएस इंस्टीट्यूट ने, सीएमए ने बहुत हायर लेवल पे अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई साहब हमें भी यहां पे अकाउंटेंट की डेफिनेशन में ऐड करो। सर अगर हम अकाउंटेंट की डेफिनेशन में ऐड हो जाते हैं तो क्या हमारा स्कोप बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है आपके पास एक और एरिया आएगा काम करने का। अभी क्या होता है, अभी बच्चे ना, कई बच्चे क्या हैं, बेमन से टैक्स पढ़ते हैं कि हमारा काम क्या है। बट सिर्फ आप समझो सर, टैक्स की लाइन सिर्फ ऑडिट की नहीं है, टैक्स की बहुत बड़ी लाइन है। सबसे बड़ी लाइन ऑडिट से ज्यादा पैसा किसमें है? कंसल्टेंसी में है। और कंसल्टेंसी तो कोई भी दे सकता है ना, उसके लिए तो कोई सीए थोड़ा चाहिए, तुम्हें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बट हाँ ऑब्वियसली बात है कि अगर यहां पे टैक्स ऑडिट आ जाता है, उसके साथ में दो चीजें होंगी, एक तुम्हारा स्कोप बढ़ेगा, दूसरा ये भी मैं 100% श्योर हूं तुम्हारा सीएस प्रोफेशनल में टैक्स दोबारा आएगा। क्योंकि सीएस, अब बताओ ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों टैक्स ऑडिट देगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन पता क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इस टाइम क्या पूछ रही है, तुम्हारे प्रोफेशनल में तो टैक्स है नहीं। अब तुम प्रोफेशनल के बच्चों को टैक्स नहीं पढ़ा रहे, एक्सी वालों को तुम टैक्स पढ़ा रहे हो, बच्चा प्रोफेशनल में आके भूल जाता है, उसको टैक्स की नॉलेज नहीं होती, वो क्या टैक्स ऑडिट कर लेगा भाई? तो सीएस इंस्टीट्यूट इंटरनली जो बात चल रही है वो कह रहा है हाँ आप हमें टैक्स ऑडिट दो, हम प्रोफेशनल के अंदर इसको मैंडेटरी कर देंगे। तो आपके दिमाग में दो थॉट चल रहे हैं, ना ही मिले तो अच्छा है। हे भगवान, आज से मैं जाऊंगी भगवान शिव के पास उनसे बोलूंगी भोलेनाथ ये काम खत्म कर तुम एक्सी में पहले निकल नहीं रहा, हमसे प्रोफेशनल की बातें हो रही यहां तो। ठीक है नहीं? तो देखो, अगर कहता है ना कुछ अगर मीठा फल चाहिए कुछ, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ खट्टा भी आता है। ठीक है ना? तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें टैक्स ऑडिट मिल जाए और तुम्हारे सीएस में टैक्स ही ना हो, ये तो बेकार की बात हो गई ना। जिसका तुम ऑडिट मांग रहे हो वही तुम्हारे सिलेबस में ना हो तो ऑडिट किस चीज का मांग रहे हो भाई तुम? तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये है तो इसका मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज कहो, प्रोफेशनल में टैक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं 100% श्योर हूं। बट ऑब्वियस बात है तुम्हें शायद ना पढ़ना पड़े, जब नया सिलेबस 5 साल के बाद चेंज होगा तब। ओ देन ओके, नो वरी आए ना आए वो देखे जो आगे पढ़ेंगे, हमें क्या, हम तो निकल सकते हैं तब तक। देखो खुशी कितनी होती है भाई साहब। तो मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हमें टैक्स ऑडिट भी मिलेगा और हमें प्रोफेशनल में टैक्स भी, अरे क्या बात अच्छा विन विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए तो। बट जब नया सिलेबस आएगा, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं, इंस्टीट्यूट 20 में चेंज कर दे, इंस्टीट्यूट के पास पावर होती है नोटिफिकेशन लाने की। ठीक है ना? तो वो कोई बड़ी बात नहीं, मिनिस्ट्री बोले पहले आप इसको नोटिफिकेशन लाओ, जो ऑप्शनल में टैक्स है उसको मैंडेटरी करो, फिर हम आगे सोचते हैं। तो ये भी गलत फहमी के अंदर मत रहना। बट चलो वो प्रोफेशनल की प्रोफेशनल में देखेंगे। मैं मेन आपको बता रहा हूं कि लड़ाई मार्केट में इस सेक्शन की चल रही है कि ये वो सेक्शन है जो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब सीए के लिए डिस्प्यूटेड नहीं है, बट सीएस और सीएमए वाले कह रहे हैं कि हमें यहां पे पावर मिलनी चाहिए। तो किसको टैक्स ऑडिट करवाना है, किसको नहीं करवाना है, कितनी लिमिट के बाद करवाना है, वो सारी बातें 44AB के अंदर है। अगेन लिमिट बेस्ड सेक्शन है, अगेन लिमिट बेस्ड सेक्शन है। ये दोनों सेक्शन जो है वो लिमिट बेस्ड है। ये जनरल सेक्शन है कि किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, किसको ऑडिट करवाना है। फिर ये तीनों सेक्शन जो है वो अलग हैं। ये तीनों सेक्शन क्या बोलते हैं? ये तीनों सेक्शन कहते हैं जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, एक बात मेरे को बताओ, मान लो क्लास खत्म हुई आज, तो क्लास खत्म हुई तो क्लास के बाद आपने आपके दोस्तों के बीच में डिसाइड हुआ कि बहन भूख लगी है, तो ऐसा करते हैं नीचे जाके ना कहीं देखते हैं कुछ अगर खाने पीने का मिले तो खा लेंगे। तो अब आप नीचे उतरे, दोस्त यार जो भी आपके 2-3 फ्रेंड है, आप नीचे उतरे तो आप रास्ते में चलना स्टार्ट किए, तो आपने देखा सामने बिरयानी वाला खड़ा है, तो आपने डिसाइड किया कि बहन बिरयानी खाएगी। उसने कहा मेरे तो मोमोज खाने का मन है यार।
तो मोमोज वाला बिरयानी वाला, अब दोनों हैं, तो उसने कहा बहन ऐसा करते हैं, देख 40 मेरे पास है 40 तेरे पास है, तो 40 की बिरयानी दोनों शेयर कर लेंगे, 40 के मोमोज दोनों शेयर कर लेंगे, दोनों टेस्ट हो जाएंगे। चलो जी, अब आपने बिरयानी वाले के पास गए, आप मोमोज वाले के पास गए। अब एक बार सोच के बताना, अब तुमने पीजीबी पढ़ा हुआ है, तुमने पीजीबी का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तुम्हें उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट उस रेडी वाले को तो नहीं पता ना भाई क्या चलना है। अब तुम रेडी वाले को जाके सिखा रहे हो, साथ में बिरयानी खा रहे हो, साथ में सिखा रहे हो। तो तुमने एक चम्मच बिरयानी का खाया, तुमने बोला भाई पता है तेरे को ये खर्चा जो तू करते है ना, तेरे हाथ में डिसअलाउड हो जाएगा। उसकी बिरयानी का चम्मच पहली बात तो वहीं रुक गया, कि वो समझ ही नहीं पाया ना कि वो डिसअलाउड क्या है। फिर तुम कभी अलाउड वर्ड यूज कर रहे हो, कभी डिसअलाउड वर्ड यूज कर रहे हो, कभी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर रहे हो, कभी तुम कुछ वर्ड यूज कर रहे हो। उसने कहा ऐसा कर, बिरयानी छोड़, पहले निकल। अरे उसको नहीं पता ना भाई तुम क्या बात कर रहे हो। ये छोटे मोटे बिजनेसमैन को थोड़ा पता है कि हम क्लास में सीख रहे हैं, अलाउड है, डिसअलाउड है, डेप्रिसिएशन है। उसको कहता भाई सिंपल बता मेरे को करना क्या है। आप चेक करना, जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो क्या बोलते हैं, कभी उनकी डायरी चेक करना, कॉपी चेक करना, वो सिर्फ दिन की सेल लिखते हैं। आप कभी सैलून वाले के पास जाना, जैसे वो कटिंग करके हटता है तो लिखता है एक कटिंग 50 रुपए की मैंने की, एक कटिंग 40। तो उस बेचारे को थोड़ा पता है भाई क्या डेप्रिसिएशन है, क्या अलाउड है, क्या डिसअलाउड है। तो ऐसे अगर गवर्नमेंट इतने सारे सेक्शन बना के बैठ जाएगी, अलाउड और डिसअलाउड की गेम खेलेगी, तो कोई बिजनेसमैन छोटे मोटे कहां खेल पाएंगे वो। तो इन छोटे मोटे बिजनेसमैन ने कहा हमें नहीं पता ये गेम का, हमें तो बस ये बता दो कि हमारी सेल इतनी है, अब इतनी सेल का कितने परसेंट इनकम माने, हमें इतनी सी बात बताओ बस। तुम हम कितनी इनकम माने, कितना खर्चा माने, हमें नहीं पता। ये खर्चा करेंगे तो अलाउड होगा, ये डिसअलाउड होगा, ये करेंगे तो वो करेंगे। तो ऐसे तो हमें भाई साहब एक सीएस मेंटेन करना पड़ जाएगा। हमारी पूरे महीने की इनकम ही 20,000 रुपए की है, सीए मांग रहा है 50,000 रुपए, पागल तो नहीं होगे तुम। हम कहां से उससे सीए के पास जाएंगे या सीएस के पास जाएंगे, साहब मेरी रिटर्न भरनी है, ये मेरे को अलाउड डिसअलाउड की गेम समझाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सब छोटे बिजनेसमैन के लिए या छोटे प्रोफेशनल के लिए स्कीम निकाली इनकम टैक्स में। ये 3 सेक्शन है। तो अब दिमाग में अगला क्वेश्चन, सर छोटा बिजनेसमैन किसको बोलेंगे? तो क्या गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी रेडी वाले छोटे बिजनेसमैन हैं, नॉन रेडी वाले बड़े बिजनेसमैन हैं? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कई दुकानदार होते हैं जिनकी दुकान बड़ी होती है बट कस्टमर उनके पास एक भी नहीं आता। आप कई बार देखना ऐसे होते हैं, खाली बैठे हैं बिल्कुल, और दुकान उनकी बड़ी है। क्यों? पर दादा परदादा के जमाने की दुकान थी, वो उसके ऊपर बेटा बैठ गया, बेटा नालायक निकला और बेटे ने सारे कस्टमर भगा दिया। ऐसा कई बार होता है सर, क्योंकि कहीं आजकल आप समझ लो मेरी बात, आजकल दुकान भी एक सर्विस सेक्टर है। दुकान एक धंधा नहीं है सर, हर फील्ड में सर्विस है। अगर दुकान का ओनर तुमसे सही से बात नहीं करेगा, गारंटी है तुम दोबारा उसकी दुकान पे क्यों जाओगे। वो अगर तुम्हें सोच के बोलना, वो अगर तुम्हें ये बोल दे, तुमने बोला भैया सूट दिखाओ, उसने कहा ये 10 सूट हैं देख लो, भैया खोल के नहीं दिखेगा, ऐसे ही देख लो। अरे है नालायक कहीं के, 2,000 रुपए का तू सूट कह रहा है और तू कह रहा खोल के मैं दिखाऊंगा नहीं, तो ठीक है भैया रख लो इसको अंदर। कह रहा ठीक है रख लेता हूं। तो ऐसे दुकानदार के पास कौन जाएगा? अब दुकान बड़ी है, 10 नौकर रखे हैं, सब कुछ है, पर कस्टमर उसके पास एक नहीं है, तो वो भी तो छोटा बिजनेसमैन हो सकता है ना। तो मुद्दा रेडी और दुकान का नहीं है, तो मुद्दा गवर्नमेंट ने कहा हम डिसाइड करेंगे टर्नओवर कितनी है। तो गवर्नमेंट ने टर्नओवर फिक्स कर दी 2 करोड़। गवर्नमेंट ने कहा जिस बिजनेसमैन की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक पूरे साल की है वो छोटा बिजनेसमैन है। अब चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो खोखे वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल में 2 करोड़ रुपए तक की है, आप छोटे बिजनेसमैन हैं। सर प्रोफेशनल वाले केस में क्या लिमिट है? 50 लाख। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख तक की है तो आप छोटे प्रोफेशनल हैं। तो गवर्नमेंट ने टर्नओवर के बेस पे छोटा बड़ा डिसाइड किया, ना कि दुकान और रेडी के बेस पे डिसाइड किया। तो ये सारी बातें हमें यहां पे डिस्कस करनी है, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने सेक्शन का बेस बता दिया, हम इन 5 सेक्शन में क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहला मैं सेक्शन स्टार्ट करवा रहा हूं, दैट इज सेक्शन नंबर 44AA। तो किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अब आपको मैं यहां पे एक बार दिखा देता हूं जी। ये हमारा सबसे पहला सेक्शन है, देखो जी 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत ध्यान से देखना जी, बिल्कुल सिंपल सेक्शन है, अगेन बोल रहा हूं लिमिट बेस्ड सेक्शन है, बस लिमिट पे ध्यान देना। अब सेक्शन 44 है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। अब इसको थोड़ा सा ना ऐसे समझो, गवर्नमेंट ना ऐसा करती है, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि देखो जी बुक्स
ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करने हैं, किसको मेंटेन करने हैं उससे पहले आप ये बताओ कि आप हो कौन। भाई आपने बोला कि साहब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई हाँ आपको मेंटेन करने हैं, बट आप ये बताओ आप हो कौन। तो वो असेसी ने बोला समझा नहीं, मतलब मैं हूं कौन। तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, अगर तू एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाता है तो तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लिमिट अलग है। सर ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन है? टोटल 9 प्रोफेशन हैं जो स्पेसिफाइड किए हुए हैं। अगर आप इन 9 में से कोई एक हैं तो आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लिमिट अलग है। फिर अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में कवर नहीं है, आप हैं तो प्रोफेशनल बट आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में कवर नहीं है, या आप बिजनेसमैन हैं, तो आपकी लिमिट अलग है। 2 कैटेगरी मैंने बोली, या तो आप क्या हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, या आप अदर्स हैं। आप ऐसे मान लो, या आप, अच्छा अदर्स में कौन आ गया? प्रोफेशनल जो वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर नहीं है, या बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन कौन से? सारे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की कोई कैटेगरी अलग नहीं है, बिजनेसमैन सारे। प्रोफेशनल वो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर नहीं है, और स्पेसिफाइड प्रोफेशन फिर अलग है जी। अब यहां पे देखो जी, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, देखो एसएससी की 2 कैटेगरी हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कैरिंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन या कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अब पहले बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन कौन आता है? मैंने कितने बोला? 9। अब देखो 9 कौन कौन से हैं, ये देखो ये नीचे हैं। सबसे पहला अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में सीए और सीएमए दोनों आते हैं जी। उसके बाद लीगल, लीगल मतलब एडवोकेट्स आ गए, एडवोकेट्स आपका समझ, एडवोकेट्स जो एलएलएम एलएलबी करके एडवोकेट्स बनते हैं। मेडिकल मतलब डॉक्टर्स। उसके बाद फिल्म आर्टिस्ट, ये जो आपके शाहरुख खान सलमान खान फिल्म आर्टिस्ट जितने भी हैं ये सब यहां पे आ गए। इंजीनियरिंग जो इंजीनियर्स होते हैं। उसके बाद टेक्निकल कंसल्टेंसी, जो टेक्निकल कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर तरह से हो गया या हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, तो वो टेक्निकल जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी, ओ माय गॉड, सीएस को अलग दर्जा दिया इन्होंने, सीएस अलग, वो भी यहां पे कवर है। उसके बाद इंटीरियर डेकोरेटर, जो ये घर वर डिजाइन करते हैं आपके, और आर्किटेक्चुरल जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो यहां पे आ गए। और एनी अदर प्रोफेशन विच में नोटिफाइड, और कोई नोटिफाइड नहीं है अभी तक। तो ये 9 स्पेसिफाइड प्रोफेशन में अगर आप कवर हैं तो आप यहां पे हैं। मैं दोबारा बोल दूं, आप सब यहां पे कवर हैं, बन गए सीएस, मान रखा है, इतनी टेंशन नहीं, मान रखा है सर। सुबह 6 बजे क्लास नहीं लेंगे बट मान रखा है। आप हैं या नहीं हैं? हैं या नहीं हैं, मेरे को इसका आंसर दो पहले। और जो खुल के नहीं बोल पा रहे आप, अरे नालायको, अभी नहीं है ना तो इसमें ना बोल, तो ना बोलने में तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है भाई? जब हम स्टूडेंट थे तो हम भी बोलते थे हम सीए कर रहे हैं, तो तुम भी तो सीएस कर रहे हो ना, तो सीएस तो तुम यहां पे नहीं हो। भी यहां पे कौन है जो बन चुके हैं, और वो भी सारे नहीं क्वालिफाइड। एक बात बताओ, बिना क्वालिफाइड सीएस कौन होता है भाई? वैसे है तुम्हारा सिस्टम, मैंने देख लिया बहुत तकड़ा, ये तो पहली बार मेरे को पता लगा। मैंने कहा सीएस कौन से, कह रहे क्वालिफाइड, तो विदाउट क्वालिफाइड सीएस कौन बांट रहा है? नालायको, सीएस तो क्वालिफाइड ही होते हैं, ये भी तुम्हारी अलग सीन है। सीएस क्वालिफाइड होते हैं, यहां सारे सीएस नहीं। सुनो सीएस कौन से, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। मतलब तुम सीएस बने, तुम जॉब कर रहे हो, तुम एक कंपनी के एम्प्लॉई हो, तुम प्रोफेशनल कहां से होगा इसमें? आप समझो ना किसकी बात कर रहा है? स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब वो प्रोफेशन एक्टिविटी कर रहा हो। तुम तो एक कंपनी के एम्प्लॉई हो, सीएस प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। एक मिनट, सीए प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजीनियर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। हर सीएस वो प्रोफेशनल कोर्स की बात नहीं कर रहे, वो प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि तुम प्रोफेशन एक्टिविटी कर रहे हो, तुम प्रोफेशन में हो। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो जी।
हाँ, तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ पीसीएस, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, वो यहाँ पे कवर है। क्या बात समझ में आ रही है? हर सीएस यहाँ पे कवर नहीं है, तो सीएस बनने के बाद भी ये सेक्शन तुम्हारे काम का है ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि तुम कर क्या रहे हो। अच्छा, पता है ना सीएस बनने के बाद क्या क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो और जॉब कर सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, मेरी तरह टीचिंग कर सकते हो। आपका, अगर आप में से कई बच्चों का होगा टीचिंग में इंटरेस्ट होगा कि सर हम भी एक दिन टीचर बनना चाहेंगे, तो तुम सीएस बनने के बाद भी कर सकते हो। वाह, क्या बच्चे, बच्चों का क्या होगा? तुम नालायक है, वैसे एक बात है, तुम्हारे खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ठंडे हो चुके तुम बिल्कुल अंदर से। एक होता है ना, एक होता आग होती है अंदर, एक होता क्या कह रहा है अबे नालायक को थोड़ा जुनून लेके आओ, थोड़ा अपना लाग वाग बुझलाओ अपने अंदर यार। मतलब मैं सही कसम कसम लगे माता रानी की, जब हम पढ़ रहे होते थे ना, हम ऐसे नहीं थे यार, इतने रिसोर्सिस नहीं थे हमारे पास, बट कसम से हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। जब हम, हमारे अंदर एक आग होती थी भाई, मतलब जैसे मैंने तो, एक पंडित ने मेरे को बोल दिया कि तू नहीं कर सकता सीए, उसने मेरा सीना चीर दिया था। तुम्हें तो डेली बोलते होंगे, हाँ नहीं कर सकता, मान लिया, ठंडे बिल्कुल, उसकी बात को ही मान लिया, हाँ नहीं कर सकता, ठीक है नहीं कर सकता। अरे नालायक को, तुम अपने ये थोड़ा बातों को चुभाया करो कि तूने बोल कैसे दिया, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो ये कैलिबर आपके अंदर होना चाहिए। चलो, तो मतलब कहना क्या चाहूंगा, तुम सीएस बनने के बाद मल्टीपल लाइंस तुम्हारे लिए हैं, तुम अपना जॉब करो, अपना कोचिंग सेंटर खोलो, बिजनेस में जाओ, ठीक है, उसके बाद अपना प्रैक्टिस खोलो, कुछ भी करो, बट प्रैक्टिसिंग यहाँ पे आ रहे हैं जी। तो ये 9 प्रोफेशन अगर हैं, तो देखो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है जी। अब देखो, प्लीज 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 बातचीत नहीं, कब मेंटेन करनी है? तो ग्रोस रिसीट, अगर इनकी ग्रोस रिसीट इनकी मोर देन 1,50,000, ध्यान से पढ़ना, इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यह सबसे मेन लाइन है। पिछले 3 साल में हर साल तुम्हारी ग्रोस रिसीट अगर 1.5 लाख से ऊपर की है, तो तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फिर नहीं कर, अदरवाइज नहीं करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ये साल मेरा चल रहा है, इस साल मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं या नहीं करने, ये डिपेंड करता है मेरे पिछले 3 साल पे। मैंने पिछला साल देखा 2 लाख की ग्रोस रिसीट, उससे पिछला 1,80, उससे पिछला 1,20, ओहो अब नहीं करना, अभी नहीं करना, क्योंकि पिछले 3 साल में हर साल नहीं है, उसने ऑल बोला है। ऐसा मैं ऑल पे इसलिए जोर दे रहा हूं, वहां पे एनी वन है, जब यहां पढ़ेंगे तो वहां पे एनी वन है, देखो लिखा है ना, एनी वन आउट ऑफ 3। तो यही तुम कंफ्यूज हो गए पेपर के अंदर, तो ये वर्ड सबसे मेन है। तो प्रोफेशनल में ऑल है, प्रोफेशनल में ऑल है, और वो भी सारे प्रोफेशनल नहीं, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरे को सारे बच्चे बोलो, बताओ आज जितने भी 9 प्रोफेशनल हैं, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करने हैं? अगर पिछले 3 साल में हर साल अगर इनकी ग्रोस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? सर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, कौन से? प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक वर्ड इसने यूज किया, कौन सा? अच्छा, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो जो नया प्रोफेशनल है वो यहां पे नहीं आएगा, उसके पिछले 3 साल, तो आप समझ सकते हो जिनके धंधे को 3 साल हो चुके हैं वो नॉर्मली यहां पे आएंगे, ठीक है? अच्छा, बट 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 अब होता क्या था, नए प्रोफेशनल करते ही नहीं थे, उन वो क्या ढूंढते थे, अगर मान लो आज मैं सीएस बना, आज मैंने प्रैक्टिस सेटअप की, तो मुझे आज मेंटेन करने हैं नहीं करने, किस पे डिपेंड करता है? तो मेरा पिछले 3 साल तो है ही, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा ही। अब गवर्नमेंट ने एक पॉइंट लिख दिया कि अगर तुमने नया प्रोफेशन सेटअप की है, अगर तुमने नया प्रोफेशन सेटअप और तुम्हें लग रहा है तुम इस साल अपनी ग्रोस रिसीट को 1.5 लाख से क्रॉस कर दोगे, तो तुम्हें इस साल भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। मतलब एजम्पशन बेस पे। आपने एक टॉपिक देखा होगा एडवांस टैक्स, कि अपनी इनकम एस्टिमेट करो कि तुम कितना पैसा कमाओगे, तो वही गवर्नमेंट यहां पे कह रही है तुम एस्टिमेट कर इस साल में तेरे को कितना रिवेन्यू होगा। अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो मेंटेन करेगा, नहीं तो मेंटेन नहीं करेगा। और आप खुद समझदार हो, नॉर्मली कोई बंदा क्यों एस्टिमेट करेगा? बात समझ में आ रही है? बट ये बात ध्यान रखना, अगर आपकी बाद में ग्रोस रिसीट ज्यादा हो जाती है तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो पेनल्टी भी है, बट ज्यादा नहीं है, 25,000 रुपए की पेनल्टी है।
तो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन एक तरह से लूपहोल निकाल लेते हैं, यार 25,000 रुपये दे ही देंगे ना, ठीक है ना, एक बार अभी क्यों मेंटेन करें, बिना मतलब क्यों क्लेश पालें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अगर नहीं हुई तो नहीं करने, हो गई, पता पता नहीं लगा गवर्नमेंट को तो बच गए, पता लग गया तो कितने देने हैं, 25,000 रुपए, और वो भी 25,000 रुपए तक है। तो मे भी गवर्नमेंट से बातचीत करके थोड़ी बहुत कम हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कल की क्लास का, ओ कल की क्लास कह रहा हूं, कल का इंसिडेंस क्या हुआ, जैसे क्या हुआ, मेरे फादर साहब अभी डिस्चार्ज होके कल घर आए, तो कल फाइनली वो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। तो कल अपना वो इंश्योरेंस करवा रखा था उनका, तो इंश्योरेंस में अप्रूवल डाली, स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस था, तो उसने उन्होंने ना 1 लाख कुछ का बिल था, उन्होंने 13,000 रुपए अप्रूव नहीं किए। अब 13,000 रुपए अप्रूव नहीं किए उन्होंने, भाई 13,000 रुपए हम अप्रूव नहीं कर रहे। तो मेरे को टीपीए के अंदर बुलाया, तो टीपीए मतलब इंश्योरेंस वालों को, तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कहा आपके ना 13,000 रुपए अप्रूव नहीं हुए, वो पे करने हैं। तो मैं कहा 13,000 रुपए क्यों अप्रूव नहीं हुए, भाई जब लास्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था तो सर्जरी का, तो उसमें तो अप्रूव होगा। तो उसने कहा वो पैकेज होता है, इस बार क्या था, आपके फादर का स्टंट निकलना था, तो स्टोन के ऑपरेशन का टाइम डला था, तो ये पैकेज नहीं होता, इसमें अलग अलग डिटेल हमें देनी होती। तो फिर मैंने चेक किया क्या अप्रूव नहीं हुआ, ये ग्लव्स हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये नैपकिन्स हो गया, बेडशीट्स हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, कंज्यूमेबल होती हैं। तो कंज्यूमेबल आइटम्स जो होती हैं वो रिफंडेबल नहीं होती कई इंश्योरेंस कंपनी में। उसने कहा 13,000 रुपए का वो सामान है। तो कुदरती क्या हुआ, मैंने बाई चांस ही, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने कहा इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। तो उसने कहा डिस्काउंट तो नहीं होता है, तो 13,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जो इंश्योरेंस से आ गया वो तो फ्री हो गया आपका, आपको 13,000 पे करने हैं। मैं कहा फिर भी, उसने कहा साथ में मैनेजर बैठे हैं, आप उसके पास चले जाओ। मैं मैनेजर के पास चला गया, मैनेजर को मैंने बोला कि सर देख लो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस है या नहीं, मतलब सॉरी डिस्काउंट है या नहीं है। उसने कहा चलो मैं देखता हूँ जी। फिर वो 5 मिनट के बाद आया, उसने क्या किया, 3361 रुपए को उसमें को डिस्काउंट कर दिया, 13,361 था, 3361 डिस्काउंट कर दिया। मेरे को कितने रुपए देने पड़ गए, 10,000 रुपए देने पड़ गए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैंने बोल दिया तो मुझे डिस्काउंट मिल गया, नहीं बोला तो शायद मुझे पूरे ही देने पड़ते। वही बात यहां है कि अगर गवर्नमेंट को पता लग गया तो फिर पेनल्टी है, नहीं लगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही आजकल दुनिया चल रही है। बट गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने नहीं करोगे तो कितने की पेनल्टी है, 25,000 रुपए की पेनल्टी है, बस ये पर ध्यान। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, इधर देखो जी। अब अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं हो, आप नॉर्मल प्रोफेशनल हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो देखो जी 2 केस हैं, आप इंडिविजुअल हैं या एचईएफ हैं, आप कौन हैं ये बताएं आप, या अदर देन इंडिविजुअल एचईएफ हैं। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल एचईएफ। अगर आप इंडिविजुअल एचईएफ में से कोई एक है तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, आपकी टोटल इनकम मोर देन 2.5 लाख इन एनी 1 आउट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड, या तो ये, या आपकी टर्नओवर मोर देन 25 लाख इन एनी 1 आउट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस। मतलब क्या है, इसमें 2 कंडीशन है और 2 में से कितनी सेटिस्फाइड करनी है, एक। कितनी करनी है, पहली कंडीशन क्या है, या तो आपकी टोटल इनकम पिछले 3 में से किसी भी एक साल 2.5 लाख से, या तुम्हारी टर्नओवर पिछले 3 में से किसी भी एक साल 25 लाख से। अगर आप इन दोनों में से कहीं पर भी कवर हो जाते हैं आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। और अगर आप इंडिविजुअल एचएफ नहीं है तो इनकम 2.5 लाख की बजाय 1.20 चेक करनी है, टर्नओवर 25 लाख की बजाय 10 लाख चेक करनी है। मतलब ये बात हो रही है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, तो उनके लिए ये लिमिट है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना किन किन के पापा की दुकान है, किन किन के फादर बिजनेस करते हैं, तो जिनके फादर भी बिजनेस करते हैं आपके लिए ये लिमिट एप्लीकेबल है। मैं मान के चल रहा हूं आप सबके फादर इंडिविजुअल हैं, मतलब उनकी कोई कंपनी नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हैं आपके फादर साहब, तो आपके पापा को आपको जो लिमिट बतानी है वो ये बतानी है कि पापा अगर आपकी पिछले 3 में से किसी भी एक साल अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा थी, या आपकी टर्नओवर पिछले 3 में से किसी भी एक साल 25 लाख से ज्यादा थी, तो पापा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और अगर आप इसमें नहीं हो रहे तो आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। अब नीचे देखो, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो 25,000 तक की क्या है, पेनल्टी है। अब मेरे को सारे बच्चे बता दो आपने टोटल कितनी लिमिट पढ़ ली, कितनी लिमिट पढ़ ली जी टोटल, बताओ कितनी लिमिट पढ़ ली। 6 लिमिट पढ़ ली आपने। 6 लिमिट कैसे पढ़ ली नालायकों, एक तो 1.5 लाख, एक 2.5 लाख, एक 25 लाख,
एक 1,20,000, एक 10,00,000 और एक 25। ये 6 लिमिट है। ये आपने पढ़ी स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले केस में। ये आपने पढ़ी प्रोफेशनल जो स्पेसिफाइड नहीं है, या बिजनेसमैन, वो भी वो जो इंडिविजुअल या एचएफ। ये आपने पढ़ी है अदर बिजनेसमैन जो होते हैं, या प्रोफेशनल जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है बट वो इंडिविजुअल एचएफ में कवर नहीं है। और ये है पेनल्टी, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते तो इतने की पेनल्टी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बार यहां पे फटाफट से आगे देख लो जी। अब देखो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है। कैश बुक मेंटेन करनी है, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपी ऑफ बिल। कार्बन कॉपी समझ गए ना, जो बिल होते हैं उनकी जो डुप्लीकेट कॉपी एक तरह से होती है। ओरिजिनल बिल एंड रिसीट इशू द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ओरिजिनल बिल होने चाहिए, और जो रिसीट्स हैं उनके कार्बन कॉपी होनी चाहिए। अब यहां पे देखो आगे, इफ ग्रोस रिसीट, टोटल इनकम या टर्नओवर लेस देन स्पेसिफाइड लिमिट गिवन अबव आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट देयर आर नॉट बिन प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या है, उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं बट प्रिस्क्राइब नहीं करने, मतलब नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और नॉर्मल तो हर दुकानदार करता ही है, बही खाता तो हर दुकानदार करता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन अगर तुम इसमें से कोई नहीं करोगे तो चलेगा, नॉर्मल करने हैं आपको। उसके बाद देखो जी, फिर वेयर द प्रोफेशनल बिजनेस हैज बीन न्यूली सेटअप इन द प्रीवियस ईयर, हिज ग्रोस रिसीट टर्नओवर आर लाइकली टू एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट, देन ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ। लाइकली टू एक्सीड का मतलब क्या है, उसे लग रहा है कि इतनी इनकम हो सकती है तो उसको मेंटेन करने हैं। अच्छा, कहां मेंटेन करने हैं उसको, कहां मेंटेन करने हैं, तो उसको मेंटेन करने हैं जहां पर वो बिजनेस कैरी कर रहा है, जहां पर वो धंधा कैरी कर रहा है। तो दुकान पे कर रहा है, दुकान पे मेंटेन करने। सर बहुत सारी दुकानें हैं, तो फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, मेन दुकान कौन सी है। जैसे होता है ना कि मेन दुकान है कि यहां से कंट्रोल होता है हमारी सारी ब्रांचेस का, तो वहां मेंटेन करने हैं आप कुछ। कितने साल तक मेंटेन करने हैं, 6 साल तक। आपको 6 साल तक, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड से 6 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? और एक पॉइंट और है, इस केस में मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अब ये पॉइंट क्या है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये 44 एडी, एई और एडीए पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो इस पॉइंट को इग्नोर करके ऊपर वाले पॉइंट्स में मेरे को कोई डाउट है तो बता दो। बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा करो, 1 मिनट लगा के, नोट्स हैं वैसे आपके पास ये वाले या नहीं है? नहीं है या है? एक बार फटाफट से लिमिट्स दोबारा पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछ लो। सेम ही लिखने हैं जी, सेम ही लिखने हैं। फोर्थ पॉइंट एक बार दोबारा बता दीजिए, फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट तो ये है कि अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कहां करने हैं, तो जहां पर आपका बिजनेस है, जहां पर आपका प्रोफेशन है, वहां मेंटेन करने हैं। और अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो फिर जो तुमने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया होगा कि हम यहां से बिजनेस कंट्रोल करते हैं, तो फिर उस जगह पर मेंटेन करने हैं। वो ये बात कह रहे हैं। हाँ जी, इसमें हाँ हर साल, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार मेंटेन कर लिया तो जिंदगी भर मेंटेन करने। इस साल के लिए पिछले 3 साल, अगली बार के लिए फिर पिछले 3 साल, उससे अगली बार के लिए पिछले 3 साल। डन जी, सबके लिए, मतलब CS, CS, CM में, इन तीनों के लिए। हाँ डॉक्टर भी, बिल्कुल डॉक्टर की प्रैक्टिस। डन जी। सर इनकम और टर्नओवर दोनों देखनी है, आप बताओ यार। बीच में जब और लिखा है तो क्या दोनों देखोगे या एक देखोगे? एक देखोगे। या तो ये पूरा हो जाए या ये पूरा हो जाए, दोनों में से एक चीज पूरी होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, लोग करें इसको। चलो जी, अब यहां पे आ जाओ। ये बिल्कुल बेसिक सेक्शन था बट एग्जाम के अंदर बनता है। अब अगला सेक्शन है 44AB, जिसका है डिस्प्यूट मार्केट में। ये है मैंडेटरी ऑडिट्स ऑफ अकाउंट, कि भैया आपको ना ऑडिट करवाना ही है। अच्छा मैं आपको बता दूं, ऑडिट भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में हर बंदा करवा रहा है। एक्चुअल में क्या है, बस ये है कि हम
उसमें ऐड होना चाहते हैं कि हमें भी वहां ऐड कर लिया जाए, ताकि बिजनेसमैन के पास एक ऑप्शन हो कि मेरे पास अच्छा होता पता क्या, जब एक फील्ड में एक बंदा होता है तो मार्केट में मोनोपोली होती है। जब एक फील्ड में 3 लोग होते हैं तो बार्गेनिंग होती है। और आजकल प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी बार्गेनिंग होती है। ये आप मान के चलो, आजकल सिर्फ एक फील्ड मैंने तुम्हें पहले बताई थी, डॉक्टरी की फील्ड ऐसी है जहां बार्गेनिंग नहीं है, बाकी सब जगह है। डॉक्टर ने बोला मेरे फादर को स्टोन का ऑपरेशन करवाने के 1.5 लाख का पैकेज है जी, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते ना। आप उसको बोलोगे भाई 70 ले ले, कह रहे ठीक, मतलब उसने बोल दिया हाँ ठीक है कर दूंगा, कैसा करेगा? और पता एक और डाल दे पत्थर अंदर, 2 स्टोन और आ गए और घूम के फिर रहे हैं भाई साहब, 2 यहां पहले यहां था, यहां भी डाल दिया उसने। आप वो उसके हाथ में है ना सारा। आप समझो हम कितना ट्रस्ट कर रहे हैं डॉक्टर के ऊपर कि जो हमें वो दवाई दे रहा है वो सही है। पूरा ट्रस्ट पे धंधा चल रहा है ना, तो वहां आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। पता लगे डॉक्टर सन की कुछ भी सिस्टम खराब कर दे तो हमें थोड़ा पता है। बाकी आप किसी फील्ड में चेक कर लो बार्गेनिंग है। आज सीए की फील्ड के अंदर बार्गेनिंग है, सीएस में भी है। कोई रिटर्न भरवाने के लिए आता है कि रिटर्न भरने कितने रुपए लोगे? 5,000 रुपए। भाई वो तो 2,000 के अंदर भर रहा है, या सुनने को मिलता है तो फिर हम चल यार 4,000 दे दे, चल 3 दे दे। ये बार्गेनिंग यहां पर भी होती है। तो टैक्स ऑडिट जब तुम्हें मिल जाएगा या सीएमए को मिल जाएगा, जिसको भी मिलेगा या दोनों को मिलेगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें कंपटीशन होगा फिर। हाँ भाई एक कंपनी को टैक्स ऑडिट करवाना है, अब उसके माइंड में एक ऑप्शन है क्या किससे करवाना है। हाँ नहीं आप बताओ कितने रुपए लोगे? तो सीए ने बोला जी हम टैक्स ऑडिट करने के लेते हैं 1 लाख रुपए। सीएस कह रहा 40,000 में कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिमाग में तो एक बार आएगा ना भाई, मेरे 60 बच रहे हैं, नॉलेज इसको भी है तो क्यों ना मैं इसको दूं। फिर अगली बार सीए भी एक कहते हैं वो सोचेगा, क्योंकि उसका हाथ से उसका काम निकल रहा है कि 1 लाख कहां उसको, अब उसने 40 में कर दिया, वो 1 मांग रहा तो उसके 40 भी गए ना। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। अब ये ऑडिट किसको करवाना है सुनो। गवर्नमेंट ने कहा देखो जी अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, कौन से प्रोफेशन? वही 9 प्रोफेशन। आपको ऑडिट तब करवाना है अगर आपकी ग्रोस रिसीट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ज्यादा। रेलिवेंट प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, इस ईयर में अगर तुम्हारी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना है। ये बात ध्यान दो। मान लो मैं एक सीए इन प्रैक्टिस हूं, सीएस इन प्रैक्टिस हूं, आपकी ग्रोस रिसीट अगर 50 लाख से ऊपर, आपको ऑडिट करवाना है। सर मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं प्रोफेशनल हूं बट स्पेसिफाइड नहीं हूं, तो मुझे कब करवाना है? यहां पे आ जाओ जी, देखो यहां पे जी। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर अप टू 5% कैश एंड 95% और मोर थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, या यहां पे आएगा ऑनलाइन, तो आपकी लिमिट है 10 करोड़ की। और अगर आपका कैश मोर देन 5% है, मतलब ऑनलाइन जो आप ले रहे हो वो 95% ऑनलाइन मोड उससे कम है, तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट है। मतलब क्या है? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे आज मान लेते हैं कि वीजी स्टडी हब, वीजी स्टडी हब एक इंस्टीट्यूट है। क्या प्रोवाइड करता है ये? क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो ये पहले मैं बताऊं क्या ये वीजी स्टडी हब स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। टीचिंग कहीं भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कवर नहीं है। हम लोग जो कवर है हम इसमें कवर है। बात समझना, हम लोग उसमें कवर नहीं है, हम कहीं स्पेसिफाइड में नहीं है, हम लोग इसमें कवर है। मैं इसमें कवर हूं, मैं टीचर हूं तो टीचिंग का प्रोफेशन स्पेसिफाइड में नहीं है, वो इसमें कवर है। मुझे ऑडिट कब करवाना है, बात उसकी हो रही है। तो मान लो वीजी स्टडी हब की पूरे साल की टर्नओवर जो है, सेल जो है, जो बच्चों से फीस आती है, मान लेते हैं 3 करोड़ रुपए की। 3 करोड़ रुपए की सेल आती है सारी फैकल्टीज को मिला के। मान लो मेरी हो गया, अरुण सर की हो गया, जेडी सर की हो गया, पूरे साल की 3 करोड़ रुपए की सेल आ गई। दिमाग में डाउट आया कि ऑडिट करवाना है, या अगर मैं इस लिमिट को देखूं तो ऑडिट करवाना है, 1 करोड़ से ऊपर हो गई। इस लिमिट को देखूं तो ऑडिट नहीं करवाना क्योंकि 10 करोड़ तक है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि मेरी लिमिट कितनी है? तो गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट ने एक बात बता, तेरी टर्नओवर कितनी है? मैं कह रही 3 करोड़। गवर्नमेंट ने कहा ये बता एक बैंक में कितनी आई है, ऑनलाइन कितनी आई है? तो मैंने करी ऑनलाइन जो आई है वो 2 करोड़ 80 लाख तो ऑनलाइन ही आई है, सिर्फ 20 लाख रुपए कैश आया है, सिर्फ 20 लाख रुपए कैश आया। अब बताओ
3 करोड़ रुपए का 90%, सॉरी 95%, यह है 2 करोड़ 85 लाख। अब मेरे को सारे बच्चे बोलो इतना मेरे पास ऑनलाइन आना चाहिए था अगर मेरे को 10 करोड़ की लिमिट चाहिए थी, क्योंकि उसने क्या बोला, कितने परसेंट तक कैश अलाउड है, 5। तो अगर मैं 3 करोड़ का 5% निकालूं तो कितना आएगा, 15 लाख तक कैश ले सकता हूं मैं। मैंने कितना कैश लिया, 20। तो भाई तेरी लिमिट 1 करोड़ है, तुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप अपनी टर्नओवर का, टोटल टर्नओवर का अगर 95% ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं, 5% तक कैश में ले रहे हैं बस, मतलब मैक्सिमम आपका ऑनलाइन मोड है, तो हम तुम्हारी 10 करोड़ की लिमिट कर देंगे, क्योंकि तुम्हें सीए से ऑडिट करवाना है 10 करोड़ के बाद। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर ये तो अच्छी बात है कि लिमिट कितनी हो रही है। सर गवर्नमेंट बहुत चालाक है, इससे काम कम हो रहा है सीए का, बट गवर्नमेंट का पैसा बढ़ रहा है। जितना ऑनलाइन दिखाऊंगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सारा वाइट में आ रहा है, उतना टैक्स देखो कितना बढ़ेगा। आप समझो कितना टैक्स बढ़ेगा। एक सीए को मेरे को ऑडिट करने के में भी देने पड़ते होंगे 40,000, और मैं इतनी ऑनलाइन टर्नओवर दिखा रहा हूं कि हाय मैं ऑडिट से बच जाऊं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। 3 करोड़ की ऑनलाइन, मान लो 2 करोड़ 70 लाख की 80 लाख की ऑनलाइन टर्नओवर दिखा दी, चेक कर लो उसका टैक्स कितना बनेगा। इतना तो मुझे फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ये समझते कहां हैं। लोगों को लगता है ऑडिट से बच जाएं, ऑडिट से बच जाएं, ऑडिट से बच जाएं, इस चक्कर में वो ऑनलाइन पेमेंट लेते रहते हैं। गवर्नमेंट ने तभी तो 10 करोड़ की लिमिट की है। और तुम्हें क्या रीजन लग रहा है, गवर्नमेंट करे ऐसी की तैसी ऑडिट की, बंदा ऑनलाइन दिखा रहा है भाई, वो ऑडिट के डर से क्या दिखा रहा है, ऑनलाइन। तो 10 करोड़ की लिमिट दे दो ना, आराम से ऑनलाइन दिखाएगा। ऑनलाइन दिखाएगा तो किस चक्कर में ऑनलाइन दिखाएगा कि मेरी लिमिट ऑडिट की मेरी बच रही है, तो भाई जितना ऑनलाइन दिखाएगा उतनी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। ऐसे से कराए सही है हमारा, उसके हमें परवाह क्या है, हमें तो अपना टैक्स बढ़ रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी हो रही है। इतनी टर्नओवर तो व्हाइट में उसने दिखा दी ना, टैक्स लॉस से। और ये काम जो हुआ है कोविड के बाद बहुत हुआ। और आपको मैं बता दूं सर, जितना बच्चा इस क्लास के अंदर दिख रहा है उससे कई मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चा बाहर बैठा। आपने अगर आपने देखो जो ग्रुप आपका है, ऐसे 3 ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप में 1016 बच्चे हैं, तो उसमें 3000 बच्चा अगर मान लो बैठा है, तो यहां तो कुछ भी नहीं है। तो कितने मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चा ऑनलाइन बैठा है, तो ये सारी की सारी सेल मुझे कैश में आ रही है, ऑनलाइन आ रही है। कितना ऑनलाइन काम बढ़ गया। अब मैं अगर सोचूं यार मेरा टैक्स ऑडिट से बच गया, भाई मैं गलत सोच रहा हूं, मेरा टैक्स कितना बढ़ गया। जितना बच्चा फेस टू फेस आता, फेस टू फेस वाला बच्चा मेजरली कैश देता है, तो वो कैश में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूं, इसमें क्या चेंज करूंगा। क्या ही सारा पैसा अकाउंट के अंदर आ रहा है, सारा पैसा व्हाइट मनी में आ रहा है, वो मेरे को शो करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट यही चाहती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लेवर मूव लिया। गवर्नमेंट ने कहा हम तेरी लिमिट सीधा 1 करोड़ से 10 करोड़ कर देंगे अगर 95% तक तो ऑनलाइन मोड में ले ले और 5% कैश में ले ले। ठीक है, उसके बाद एक बार ऑडिट कौन करेगा, सीए प्लस सीओपी। सीए प्लस सीओपी। ऑडिट रिपोर्ट कब तक जमा करवानी होती है इनको, 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की डेट होती है। उसके बाद अगर आप डिफॉल्ट करते हो, जैसे एक बंदे की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो गई, वो कह रहा मैं नहीं ऑडिट करा रहा, ऐसे से कराओ, तो जितनी उसकी टर्नओवर है उसका 0.5% और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लग सकती है, 1.5 लाख रुपए तक की उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी ऑडिट ना करवाने की। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे आंसर दोगे। ये क्वेश्चन है, बस मैं इतना दिखा सकता हूं, इसके बाद नहीं दिखा पाऊंगा, इसके बाद आंसर है। जिसको नहीं दिख रहा वो साइड बाइड होकर देख लो, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या, तुम गलती करोगे। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे पेपर के अंदर, ऐसा ही बनेगा टेबल फॉर्म। सुनो क्वेश्चन क्या, ये तुम्हें टोटल टर्नओवर दे रखी है, पढ़ना कितनी है, 2 करोड़ 10 लाख, 6 करोड़ 4 करोड़। ठीक है, अब उसने इस टर्नओवर का बाइफर्केशन दे रखा है, कह रहा इतनी तो हुई कैश में, इतनी हुई स्पेसिफाइड मोड। स्पेसिफाइड मोड मतलब ऑनलाइन अकाउंट पे ही चेक, उससे हुई। अब उसने क्या पूछा, पहला उसने पूछा इसकी ऑडिट की लिमिट बता दो कि 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, और दूसरा उस लिमिट के बेस पे क्या इसे ऑडिट करवाना या नहीं करवाना, क्योंकि उसकी टर्नओवर ऊपर दे रखी है। 2 क्वेश्चन है, पहला क्या बताना है,
ऑडिट की लिमिट कि 1 करोड़ है या 10 करोड़ है। दूसरा, उसके बेस पे आप बता दो कि करवाना है या नहीं करवाना। तो देखो एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, बताओ। बातचीत करने को नहीं कहा मैंने। हाँ जी, हो गया। दोबारा देख लो। बोलो जी। हो गया जी। चलो बताओ। देखो एक बार जी, पहले में 10 करोड़ की लिमिट है, दूसरे में 10 की है, तीसरे में 1 करोड़ की लिमिट है, फिर 10 करोड़ की लिमिट है, और फिर 1 करोड़ की लिमिट है जी। तो इसके बेस पे यहां करवाना नहीं है, यहां नहीं करवाना, यहां करवाना है, यहां नहीं करवाना, यहां करवाना है जी। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट हो पूछ लो जी। कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो जी। डन। पक्का पक्का। क्या लोग कर सकते हैं? चलो अब आके देखो जी। देखो आगे अगला पॉइंट क्या है जी। अब यहाँ पे वो ये बात कहना चाह रहा था, ये पॉइंट भी अभी 44 AD के बाद समझ में आएगा, और ये पॉइंट भी उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, 44 AD और ADA के बाद जी। अब मेरे को बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? लोग कर दूं जी। अब मेरे को आप ये बता दो, टोटल शुभम डिडक्शन का चैप्टर और एडवांस टैक्स का चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है मेरे बच्चे। आप अगर क्लास देखोगे तो आपकी एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग अपलोड हुई थी जी। सर एक बार दोबारा से समझा दो। अरे मेरे नालायक बच्चों, ये आपकी 80 लाख की सेल है। अब 80 लाख का सिर्फ 5% निकाल लो ना। 80 लाख का 5 कितना बना? 4 लाख। 4 लाख तक कैश अलाउड है। तुम्हें कैश कितना आया? 2 लाख। तो 5% तक कैश है, तो लिमिट तुम्हारी 10 करोड़ की हो गई भाई। अगर 5% कैश, 95% ऑनलाइन, तो लिमिट कितनी है? 10 करोड़। तो लिमिट 10 करोड़ की है। तुम्हारी टर्नओवर 80 लाख है, तो ऑडिट नहीं करवाना। ऐसे ही इस 2 करोड़ 40 लाख का 5% कितना आएगा? अगर मैं 2 करोड़ 40 लाख का 5% देखूंगा तो कितना आएगा? 12 लाख। 12 लाख तक कैश अलाउड है। इतना मैं कैश ले सकता हूं अगर मेरे को 10 करोड़ की लिमिट चाहिए। कितना कैश आया? 9,60,000। 12 लाख तक है, तो अगर वो 12 लाख तक है तो लिमिट कितनी है आपकी? 10 करोड़ की। तो ऑडिट नहीं है क्योंकि 2 करोड़ 40 लाख है।
यहां पे 2 करोड़ 10 लाख है, इसका 5% कितना है? 10 लाख। अब तुम्हें कैश मिला 21 लाख, तो भाई 5% से ज्यादा है ना, 5% से। तो लिमिट कितनी हो गई? 1 करोड़ की। तुम्हारी टर्नओवर 2 करोड़ 10 लाख है, ऑडिट करवाना है। ऐसे ही यहां पे उसके बाद निकल के आया है, यहां पे अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, यहां पे टर्नओवर कितनी है? 6 करोड़। अब उसका 5% आप निकाल लो, कितना आएगा? 30 लाख। अब अगर मैं 30 लाख की बात करूंगा तो 30 लाख, अब यहां पे कितना है? 12 लाख। तो आपका कितना? 95% ऑनलाइन, 5% कैश, तो कितना आ गया जी? यहाँ पे 10 करोड़। तो आपको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। अगले पॉइंट पर आओ, यहाँ पे कैश में कितना है? 60 लाख, कितना है ना। अब उसके बाद 4 करोड़ रुपए का 5% निकालोगे तो 20 लाख आएगा, और यहां पे कितना है? 60 लाख। तो 5% से ज्यादा कैश है, तो लिमिट आपकी कितनी हो गई? 1 करोड़ की है, और यहां पे कितना है? 4 करोड़, तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो भी आपकी टोटल टर्नओवर है उसका 5% निकाल लो। 5% तक अगर कैश है, 95% अगर ऑनलाइन है, तो ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ रुपए की है, नहीं तो ऑडिट की लिमिट फिर आपकी 1 करोड़ रुपए की है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि अब कौन सी लिमिट, मतलब कितनी लिमिट्स हमने पढ़ ली हैं जी? तो एक तो मेरे को अब टोटल वो भी बताओ, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली भी। तो एक तो हमने 1.5 लाख की लिमिट पढ़ी, एक हमने वहां पे लिमिट पढ़ी 2.5 लाख की, फिर एक हमने लिमिट पढ़ी यहाँ पे 25 लाख की, फिर एक लिमिट हमने पढ़ी 1,20,000 की, फिर एक हमने लिमिट पढ़ी 10 लाख की, फिर हमने लिमिट पढ़ी 25,000 की, फिर हमने लिमिट पढ़ी यहाँ पे 50 लाख की, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले केस में। फिर एक लिमिट हमने पढ़ी 1 करोड़ की, फिर हमने लिमिट पढ़ी 10 करोड़ की, फिर हमने पढ़ा 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। ये टोटल लिमिट हमने 2 सेक्शन के अंदर पढ़ी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये लिमिट जो है, ये लिमिट आपकी ऑब्वियस सी बात है, ये लिमिट किसकी है जी? ये लिमिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की है, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो किसको मेंटेन करने हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? और ये लिमिट जो आपकी निकल के आ रही है, वो लिमिट किसकी निकल के आ रही है? ये लिमिट आपकी निकल के आ रही है ऑडिट करवाने की लिमिट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करने पर इतने की है, और ऑडिट ना करवाने पर इतने की पेनल्टी है। बस ये पर ध्यान दीजिए। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का जी। चलो, तो अब यहाँ पे 44 भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है जी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो 44 AD और 44 ADA। अब ये सेक्शन के ऊपर हम आ रहे हैं जी। ठीक है जी। अब इन दोनों सेक्शन में कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप मुझे बताओ जी, बोलो जी। डन? लॉक कर दें इसको जी? पक्का पक्का? चलो जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब अगला सेक्शन जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है 44 AD और 44 ADA। अब ये सेक्शन क्या है, इन दोनों को पहले करेंगे, फिर हम करेंगे लास्ट में 44 AE। अब अगर मैं 44 AD, 44 ADA और 44 AE अगर हम इसकी बात करें तो पहले समझो ये है क्या जी, ये कहता क्या। एक तो होता है स्पेसिफाइड प्रोफेशन, एक होता है आप प्रोफेशन कर रहे हो बट वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है, और एक होता है आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। भाई एक होता है आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो, एक होता है आप यहां पे क्या कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो बट वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, एक होता है कि आप यहां पे बिजनेस कर रहे हो। क्या बात मेरी समझ में आती है? अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले केस में सेक्शन 44 ADA लगता है, और जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसकी 2 कैटेगरी हैं। या जो पर्सन प्रोफेशन कर रहा है बट स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं कर रहा, तो इसकी 2 कैटेगरी हैं। गवर्नमेंट ने कहा ये बताओ तुम बिजनेस जो कर रहे हो वो कौन सी कैटेगरी का कर रहे हो। क्योंकि एक बिजनेस होता है, गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम बिजनेस कर रहे हो ट्रांसपोर्ट का,
तुम बिजनेस कर रहे हो जो गुड्स कैरिज नहीं होते, गुड्स कैरिज, जैसे हमने सुना होगा रात को ट्रक चलते हैं, रात को बड़े बड़े ट्रक, लोडेड ट्रक चलते हैं, तो अगर उसका धंधा कर रहे हो, तुम्हारा अगर बिजनेस गुड्स कैरिज जो होते हैं, जो गुड्स को सामान को लेके जाते हैं, उनकी उनकी हायरिंग का है, उनकी रेंटिंग का है, अगर तुम्हारा वो बिजनेस है तो तुम्हारे केस में सेक्शन लगेगा 44AE। और अगर कोई तुम्हारा अदर बिजनेस है या तुम प्रोफेशन कर रहे हो स्पेसिफाइड प्रोफेशन को छोड़ के, तो फिर 44ADH। पहले समझो तीन सेक्शन कैसे बाइफरकेट हुए। तुम अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो तो 44ADH, ठीक है ना, 44ADH। फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, कौन से वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, तो फिर 44AE है। और अगर तुम अदर बिजनेस कर रहे हो तो फिर क्या लगेगा, 44AD लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो पहले हम कर रहे हैं 44AD या 44ADA, इन दोनों की बात कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान सुनना, ये है क्या जी, इधर देखो जी, सबसे पहले यहां पे देखो 44AD क्या कह रहा है, एलिजिबल असेसी। कौन एलिजिबल है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP यहां पे नहीं है। वैसे पूरे इनकम टैक्स में फर्म इंक्लूड्स LLP है, बट इसमें LLP नहीं है। फिर है 44ADA में इंडिविजुअल और फर्म, LLP यहां पे नहीं है, HUF भी यहां पे नहीं है। कोई मेरे को बताएगा HUF क्यों नहीं है, क्योंकि HUF कभी भी प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकती। HUF थोड़ा डॉक्टर होगी, आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल डॉक्टर होगा, तो HUF प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकती, इसलिए HUF वहां से बाहर है। बट बिजनेस तो HUF कैरी कर सकती है ना। तो यहां पे इंडिविजुअल, HUF, फर्म और अदर देन LLP, यहां पे इंडिविजुअल और फर्म है, अदर देन HUF और LLP, ये इन पे सेक्शन लगता है। अब सुनो, यहां पे सेक्शन का नाम देखो जी, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। और ये किस पे है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। उसके बाद यहां पे अब देखो जी, अब यहां पे ध्यान देना, ये सबसे टेक्निकल है जी, इसको ध्यान देना जी। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आप 5% अपनी टर्नओवर का कैश में ले रहे हैं और 95% और मोर स्पेसिफाइड मोड से ले रहे हैं। कोई बताएगा स्पेसिफाइड मोड क्या होता है, वही ऑनलाइन, अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, ड्राफ्ट, तो तुम्हारी लिमिट है 3 करोड़ की। मतलब अगर तुम्हारी टर्नओवर 3 करोड़ तक है ना, तुम छोटे बिजनेसमैन, तुम क्या हो, छोटे बिजनेसमैन। मतलब अगर तुम अपनी टर्नओवर का 95 ऑनलाइन, 5 कैश, तो 3 करोड़ तक तुम टर्नओवर ले सकते हो, ऐसे ही तुम छोटे माने जाओगे। नहीं सर मैं तो कैश में ज्यादा लेता हूं, मेरा ऑनलाइन कम है, तो फिर लिमिट तुम्हारी 2 करोड़ की है, ठीक है। इफ नॉट सेटिस्फाइड, ये वाली कंडीशन, तो लिमिट तुम्हारी 2 करोड़ की। तो आप ये मान के चलो हर बिजनेसमैन की लिमिट 2 करोड़ की है, बस ऐसे मानो, हर बिजनेसमैन की लिमिट। बट जो बिजनेसमैन 95 ऑनलाइन, 5 कैश में ले रहा है, उसकी लिमिट 3 करोड़ की। आप ऐसे मान लो, पापा तुम्हारे पूछे बेटे मैं कब तक छोटा बिजनेसमैन हूं, पापा 2 करोड़। बट पापा आपकी लिमिट 3 करोड़ हो सकती है अगर आप अपनी सेल का 5% तक कैश में लेते हैं, तो आपकी लिमिट 3 करोड़ है, नहीं तो आपकी लिमिट 2 करोड़ है, ठीक है। अब ऐसे ही वहां पे आ जाओ, आप अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में है तो नॉर्मल लिमिट है 50 लाख, 50 लाख तक आप छोटे बिजनेसमैन हो, वही 95 ऑनलाइन और 5 कैश, तो लिमिट आपकी 75 लाख रुपए। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो छोटा बिजनेसमैन की कितनी लिमिट हो गई, 2, कौन कौन सी, 2 करोड़ या 3 करोड़। नॉर्मल कितनी है, 2 करोड़। नॉर्मल कितनी है, बट अगर 95 ऑनलाइन, 5 कैश, तो लिमिट कितनी है, 3 करोड़। अब उस पे आओ, प्रोफेशन वाले केस में लिमिट कितनी है, 70, नहीं नॉर्मल कितनी है, 50 लाख, 95 ऑनलाइन, 5 कैश, तो लिमिट कितनी है, 75 लाख। ये बात ध्यान देना चाहिए, क्लियर है जी। उसके बाद अब तुम्हारी टर्नओवर, अब सुनो इनकम कितनी मानी जाएगी, डीम्ड PGPP इनकम कितनी मानी जाएगी। मैं दोबारा बोल दूं, टैक्स नहीं, मतलब माने या ना मानो, मानना पड़ेगा, इतनी तुम्हारी बिजनेस की इनकम है, कितना, 8% ऑफ टर्नओवर। आगे क्या लिखा है, 6% ऑफ टर्नओवर इफ पेमेंट रिसीव थ्रू स्पेसिफाइड मोड अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है, सुनो इसका मतलब क्या है। इधर देखो, पहले तो मुझे आंसर देना सही सा। मेरी सेल पूरे साल की मान लो 3 करोड़ रुपए है, मेरी सेल पूरे साल की मान लो 3 करोड़ रुपए की सेल है, सेल, ठीक है।
बच्चों से कैश मैंने लिया 10 लाख का, और ऑनलाइन मोड से पेमेंट मुझे आई 2,90,00,000। ठीक है जी। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, मैं छोटा बिजनेसमैन हूं या बड़ा, वो डिपेंड करता है कि मेरी टर्नओवर कितनी है और मैंने कितना ऑनलाइन लिया कितना कैश लिया। मेरे को सारे बच्चे बोलना, इसका 5 कितना बनता है? 15 लाख। तो मैंने कितना लिया? 10 लाख। तो क्या मेरा कैश 5% तक है, उससे ऊपर है? तो लिमिट मेरी 2 करोड़ की 3 करोड़? 3 करोड़, क्योंकि मैं टीचर हूं। टीचर स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं आते, दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो मैं 3 करोड़ तक छोटा बिजनेसमैन हूं। तो अगर मेरी टर्नओवर एग्जैक्ट 3 करोड़ है, तो क्या मैं छोटा हूं या बड़ा हूं? छोटा बिजनेसमैन हूं, और मेरी लिमिट कितनी है? 3 करोड़ की। अब गवर्नमेंट ने कहा देख, अब अगर तू 44AD वाला ऑप्शन ले लेता है, अब तुझे इनकम कैसे निकालनी है? तुझे वो गेम खेलनी नहीं, अलाउड डिसअलाउड वाली। तू ये बता तेरी टर्नओवर कितनी है? मैं कह रही 3 करोड़। कह रहे ऑनलाइन मोड से कितनी है? मैं कहा 2,90,00,000। कह रहे कैश में कितनी है? मैं कहा 10 लाख। कह रहे ठीक है, जितनी तेरी ऑनलाइन मोड से है उसका 6% तेरी बिजनेस की इनकम है, जितनी तेरी कैश मोड से है उसका 8% तेरी बिजनेस की इनकम है। अब 10 लाख का 8% कितना हो गया? 80,000। और 2,90,00,000 का 6% हो गया 17 लाख। तो इसमें जोड़ दो 80,000, तो तेरी इनकम 18,20,000 पे है पीजीबीपी की। इस पे तू टैक्स पे कर दे। एक बार मैं दोबारा बोलूं, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट कहना चाह रही है जो तेरी टर्नओवर है उसका एक परसेंटेज हम बता देंगे कि इतनी तेरी इनकम है, बाकी तेरा खर्चा है, बाकी सारा तेरा खर्चा है, इतनी इनकम मानेंगे अगर तू छोटा बिजनेसमैन है। मैं अगर कितनी मानोगे? तो गवर्नमेंट ने पहले लिखा हुआ था 8%। 8% मिनिमम है, मिनिमम। तुम अगर 20 दिखाना चाहते हो 20 दिखा दो, बट पेपर में 8 ही दिखानी है, क्योंकि पेपर में तुम्हें परसेंटेज दिखानी है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में 8 मिनिमम है। तुम 20, 25, 30 कुछ भी दिखाओ, तुम्हारी मर्जी है। 8 तो कम से कम दिखानी है इनकम, बाकी तुम खर्चा मान सकते हो। तो पहले गवर्नमेंट कहती थी जो आपकी टर्नओवर है ना उसका 8% इनकम, बाकी खर्चा। फिर गवर्नमेंट ऑनलाइन को प्रमोट करना चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जितना ज्यादा तुम ऑनलाइन लोगे ना, हम तुम्हारी 8 इनकम नहीं मानेंगे, 6% मानेंगे। हम 94% खर्चा मान लेंगे कि तेरी मान ले 100 रुपए की टर्नओवर है, तो सिर्फ तूने 6 रुपए कमाए, 100 रुपए में से 94 तूने खर्चा कर दिया। अब गवर्नमेंट कहती बता तेरी टर्नओवर कितनी? मैं कहा 3 करोड़। गवर्नमेंट ने कहा कुछ ऑनलाइन भी है? मैं कहा हाँ, 2,90,00,000। तो गवर्नमेंट ने कहा उसका 6% तेरी इनकम है, 94 खर्चा है। और जो तेरी कैश में टर्नओवर है उसका 8% तेरी इनकम है, बाकी खर्चा है। अब जो इनकम आएगी वो तेरी बिजनेस की इनकम है, उस पर स्लैब रेट से टैक्स पे कर दे, काम खत्म कर दे। अब तो कितना इजी हो गया। मतलब अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे कल परसों, नेट प्रॉफिट को बेस बनाओ, फिर 4 एडजस्टमेंट करो, 2 खर्चों की 2 इनकम की, वो डेबिट किए हुए थे, डेबिट नहीं होने चाहिए, वो क्लेश करते थे हम। इसमें कुछ नहीं है, झंझट ही नहीं है भाई। सेक्शन 29 ही नहीं है, कुछ नहीं करना। बता तेरी टर्नओवर कितनी है, उसका इतने % इनकम है, बात खत्म। हमने मान लिया तेरा 94% खर्चा है, हमने मान लिया तेरा 92% खर्चा है। सर क्या प्रूफ नहीं करना? नहीं प्रूफ करना, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करने। अगर तुम्हें 4480 वाला ऑप्शन ले लिया, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो ऑडिट। अरे सबको नहीं मिलता ना, किनको मिलता है? छोटे बिजनेसमैन। छोटा बिजनेसमैन कौन? जिसकी टर्नओवर 2 या 3 करोड़ रुपए तक है। और ये 2-3 करोड़ टर्नओवर कोई बड़ी टर्नओवर नहीं होती। और एक रेडी वाला भी इतनी टर्नओवर कर लेता है, आपको मैंने पहले भी कहा था। ठीक है ना? तो इसको ये मत सोचना कि बहुत बड़ी टर्नओवर गवर्नमेंट ने दी है। सर बिजनेसमैन के लिए 2-3 करोड़ की टर्नओवर कोई ज्यादा नहीं होती है, बट गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऑनलाइन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन वाले का 6% और कैश वाले का 8%, इतनी इनकम मान के तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। और अगर तुम प्रोफेशनल हो तो यहां कोई अलग अलग नहीं है। अच्छा एक बात बताना, बिजनेस में खर्चा ज्यादा होता है या प्रोफेशन में? बिजनेस में। तो प्रोफेशन वाले केस में गवर्नमेंट ने कहा जितनी तेरी टर्नओवर है 50% इनकम है, 50% खर्चा है।
हम यहाँ नहीं, मतलब 92 खर्चा नहीं मानेंगे क्योंकि प्रोफेशनल है ना। अब आप खुद बताओ, प्रोफेशन में इतना खर्चा होता ही कहाँ है यार। एक बात बताओ, डॉक्टर ने 2 लाख रुपए स्टोन के ऑपरेशन के लिए, उसकी स्किल ही तो काम आई मेनली, या थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट काम आए होंगे, वो भी कितने ऑपरेशन में यूज हो गए होंगे। ऑब्वियस बात है, मतलब कई चीजें तो ऐसे होंगे ना, धो के साफ करके वहीं कैंची वेंची तो थोड़ा हर बार चेंज करते होंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आज जितने प्रोफेशनल है उनकी स्किल, अब जो घर डिजाइन करके देख रहा है। अभी हमने फरीदाबाद में घर लिया, हमने डिजाइनर से पूछा, मेरे को था 15-20 हजार में डिजाइन करते होंगे। भाई साहब 1.5 लाख रुपए घर डिजाइन के ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, 2 लाख में घर डिजाइन करके दे रहे हैं कि आपको ऐसा दिखेगा घर। बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या उनकी क्या स्किल ही तो काम कर रही है। कलर कॉम्बिनेशन, कैसा वॉशरूम होना चाहिए, कैसा किचन होना चाहिए, कैसा यहां पे हो, ये कलर सेट बैठेगा, ये कॉम्बिनेशन बैठेगा, इस चीज के पैसे हैं। और लोग 2-2 लाख क्या 3-3 लाख भी डिजाइनिंग के दे रहे हैं। लोग पूरा 3D तैयार करवाते हैं कि हमारा घर कैसा दिखना चाहिए। तो सोचो इसमें खर्चा क्या है। खर्चा तो उसका, उस बंदे का तो इतना कोई खर्चा नहीं, स्किल ही तो है ना। तो गवर्नमेंट तभी कह रही भाई प्रोफेशन में खर्चा कहां होता है इतना, इसलिए 50 इनकम 50 खर्चा। बिजनेस में खर्चा होता है तो बिजनेस में लिमिट तुम्हारी अलग है, तो यहां 50% और 50। देखो आगे देखो, एक्सपेंडिचर अलाउड डिसअलाउड कुछ नहीं होगा भाई। वो जो क्लेश है ना 29 वाला, वो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वो तुम्हें वो P&L नहीं बनाना, ये वो करके काम नहीं, नोट अलाउड नोट डिसअलाउड। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट नहीं करवाना। हाँ, स्लो सेट ऑफ हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है, बिजनेस की इनकम है ना, तो बिजनेस की इनकम से दूसरे लॉस तो खत्म कर ही सकते हो। डिडक्शन चैप्टर 6 से की, वो 80C वाली, वो मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मिल जाएंगे। अब यहां पे एक पॉइंट लास्ट और है, लॉक इन पीरियड। अब होता क्या था, जैसे मान लो कई लोग ना मजे लेते थे। मजे कैसे, एक बिजनेसमैन है, उसको लगा 44 AD ले लेता हूं, सही है, जितनी टर्नओवर होगी 8% इनकम मान लेंगे, बाकी टैक्स, मतलब उसका टैक्स पे कर देंगे, बाकी खर्चा हो गया। उसने 44 AD ले लिया। 44 AD लिया तो कह रहा मजा नहीं आया यार, इनकम ना ज्यादा आ रही है, इससे बढ़िया तो ना मैं एक्चुअल बेस यूज कर लेता। एक्चुअल मतलब वही 29, तो मेरी इनकम कम आती क्योंकि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा थे। अगले बार उसने एक्चुअल ले लिया। एक्चुअल लिया तो फिर उसको मजा नहीं आया, कह रहा यार ये तो 44 AD अच्छा था, या तो मेरा और इनकम ज्यादा हो गई तो 44 AD लूंगा अगली बार, फिर ले लिया। तो मजाक बना रखा था, एक बार 44 AD, अगली बार नहीं, फिर AD, फिर नहीं, फिर AD, फिर नहीं। प्रॉब्लम क्या आती थी इससे, प्रॉब्लम ये होती थी 44 AD वाले को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होते, ऑडिट नहीं कराना होता। अब गवर्नमेंट ने कहा हम तेरी चेकिंग करना चाहते हैं, वो कह रहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, मैंने तो 44 AD लिया था। ये बड़ा क्लेश होता था। तो गवर्नमेंट ने कहा सुन, फिर अब 44 AD वाले सुन लो, अगर ये ऑप्शन लेना है तो लगातार 5 साल लेना पड़ेगा। लगातार पहले ही सोच के लेना कि 5 साल तुम्हें इसी में रहना है। और अगर तुमने विड्रॉ कर लिया कि नहीं मेरे को नहीं लेना, तो अगले 5 साल तुम्हें 44 AD नहीं मिलेगा। दोबारा से, अगर आपको 44 AD लेना है तो लगातार 5 साल लेना पड़ेगा। अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो अगले 5 साल आप 44 AD का ऑप्शन नहीं ले सकते, फिर नॉर्मल स्कीम में ही जाओगे। बस ये पर ध्यान दो, एक सेकंड। बट ऐसा कोई लॉक इन 44 ADA में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल को मिलता है, और प्रोफेशनल पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है कि हमें लेना है नहीं लेना। वो बिजनेसमैन वाली बातें नहीं करते कि इस बार लिया इस बार नहीं लिया। तो अभी यहां कोई लॉक इन नहीं है, हर साल तुम चेंज कर सकते हो। बट 44 AD वाले केस में लॉक इन आ चुका है, 5 साल का लेना है तो हर 5 साल तक लेना है, नहीं लोगे तो अगले 5 साल नहीं मिलेगा। देखो यहां पे लिखा है 44 AD लेना है तो रेगुलर 5 साल तक लेना है। अगर बीच में विड्रॉ किया तो नेक्स्ट 5 ईयर 44 AD नहीं मिलेगा। बात खत्म। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अब बोलो जी। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपने तो क्वेश्चन चेंज कर दिया। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी टर्नओवर ही बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात आप बाहर आ गए, तो आपने ये ब्रेक नहीं किया। हाँ तो बाय डिफॉल्ट ही आप इससे बाहर आ गए। ये बात हो रही है आपकी टर्नओवर 1.5 है,
बट अब तब 44 एडी नहीं लेना चाह रहे, तो सोच समझ के बाहर आना, अगले 5 साल 44 एडी मिलेगा नहीं तुम्हें, ठीक है ना। अगर आप मान लो टर्नओवर तुम्हारी 4 करोड़ हो गई, तो तुम्हारी टर्नओवर ही क्रॉस हो गई, तो 44 एडी तो वैसे ही तुम्हारे लिए था ही नहीं, तो तुमने कोई डिफॉल्ट तो किया ही नहीं यहाँ पे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट यहाँ पे जबरदस्ती कर रही है, आपको देखना है कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है जी, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से जी, अब ये एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा ही दिखा रहा हूं, ये लो, ये ओहो सॉरी सॉरी, अब सुनो क्वेश्चन वैसा ही बना हुआ है, सुन लो पहले सुन लो, ओपन बुक पेपर है, ये बिजनेसमैन है ये प्रोफेशनल है, पहले क्वेश्चन देख लो, इधर समझा रहा हूं मैं। इसमें तुम्हें टर्नओवर दे रखी है कि उस बंदे की टर्नओवर कितनी है, फिर उसने बोला कैश में कितनी आई है और स्पेसिफाइड मोड से कितनी आई है, क्लियर है, मतलब इसका कितना कैश कितना स्पेसिफाइड मोड। अब तुम्हें बताना क्या, पहला इनकी लिमिट कितनी है, मतलब ये कब छोटे बिजनेसमैन माने जाएंगे, मतलब इनकी 2 करोड़ लिमिट है या 3 करोड़ लिमिट है, ऐसे उसकी 50 लाख लिमिट है या 75 लाख लिमिट है, ठीक है, एक तो ये बताना है। दूसरा, फिर उस लिमिट के बेस पे ये 44 एडी के एलिजिबल भी हैं या नहीं है, बता दो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A का मतलब होता है सेक्शन 80C वाला जो डिडक्शन का चैप्टर आपने किया था, वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी इस मैसेज। हाँ जी, हो गया जी। हम्म, दूसरा कि उस लिमिट के बेस पे एलिजिबल है या नहीं है, मतलब ये छोटा बिजनेसमैन है या नहीं है, आपको ये भी बताना है। लो देखो,
देखो जी सारे बच्चे, पहले यहाँ पे 3 करोड़ की लिमिट है, यहाँ 2, यहाँ 75, यहाँ 50। ये इसका भी ये पर्सन जो है ये एलिजिबल है क्योंकि 2 करोड़ 60 लाख है, 1 करोड़ 90 लाख है, लिमिट 2 करोड़ की है, एलिजिबल है। 70 लाख है, ये भी एलिजिबल है और ये भी। अब इसका डीम्ड इनकम कितनी मानी जाएगी? अब सिंपल है, जितना कैश में है उसका 8%, जितना ऑनलाइन है उसका 6%, वही इतनी इतनी इनकम आएगी जिसकी। ये उसकी इनकम है बिजनेस की। एक बार देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। बताओ क्या मुश्किल है? थर्ड वाले में देखो ना, अब ये जो आपका है 70 लाख, उसका 5% कितना हुआ? 3.5 लाख। 3.5 लाख ना, कैश कितना आया आपको? 1,40,000। तो 5% तक कैश आया, तो मतलब तुम्हारी लिमिट 75 लाख की हो गई और आपकी टर्नओवर 70 लाख है, तो आप एलिजिबल हो गए। अब यहां पे वो क्लेश नहीं है कि ऑनलाइन के लिए अलग रेट, कैश के लिए अलग है, वो बिजनेसमैन में है। इसमें तो जितनी टर्नओवर है उसका 50% है। बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर? अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का पेपर के अंदर बना हुआ है, ये सेम, सिर्फ आपको ये ऊपर वाली टेबल दी हुई थी। अब उसने आपसे 3 चीजें पूछी थी। अब 3 चीजें पूछी, उसने पहला पूछा ये बताओ लिमिट कितनी है, दूसरा पूछा एलिजिबल है या नहीं, तीसरा पूछा अगर है तो उसकी इनकम निकाल के बता दो। डन जी। तो ये आपका 44A D और 44A D A वाला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है जी। लॉक कर दूं इसको? पक्का पक्का ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है जी? मैं इसलिए कह रहा हूं 5 नंबर पक्के हैं इन 5 सेक्शन में से, ये बात ध्यान देना। और मैं आपको इस बार पेपर में दिखा दूंगा, मजाक नहीं, आपको पेपर में दिखाऊंगा। इन्हीं 5 में से कोई एक क्वेश्चन बनेगा और मुझे उम्मीद है वो बनेगा 44A D का, हाँ बिजनेस वाले का उसमें से, क्योंकि हर बार चांसेस होते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि 44AD और एक 44AE में से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार यहां पे आ जाओ, 44AE आओ जी, लास्ट सेक्शन जो है इस सीरीज का 44AE। सर एक बार एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट दोबारा बता दो। सेम पॉइंट है, आपको क्या देखना है बताओ? टर्नओवर का 5%। अगर तुम्हारी टर्नओवर का 5% तक कैश है तो लिमिट हायर वाली है, और अगर 5% तक कैश नहीं है तो लिमिट लो वाली है। बिजनेस में 2 लिमिट है, 2 और 3। प्रोफेशन में 50 और 75। अब आपने कुछ नहीं करना, इसका 5% निकालते रहो बस। अगर इसका 5% निकाला, अब कैश, अब इसका 5 कितना आ रहा है? मेरे ख्याल 10 लाख समथिंग आ रहा है या 11 लाख समथिंग आ रहा है, इतना ही आएगा मेरे ख्याल से। 13 लाख आ रहा है ना, तो आपकी कितना है? 780। तो 5% तक है तो लिमिट तुम्हारी 3 करोड़ की हो गई। जैसे ऑडिट वाले केस में नहीं किया था कि कहां 1 करोड़ की लिमिट है, कहां 10 करोड़ की लिमिट है, सेम वही तो है। यहां 5% निकालोगे तो 9,50,000। यहां पे कितना आया है आपका कैश में? कितना आया है? नहीं 9,50,000 नहीं, 95 लाख, और 1 करोड़ 10 लाख आया है, तो 5% से ज्यादा आ गया कैश, तो लिमिट तुम्हारी 2 करोड़ की हो गई जी। वही सेम बात यहां पे जी, ठीक है। चलो अब एक बार यहां पे आओ जी, 44AE समझो। अब ये क्या है पहले सुनना ध्यान से जी। अब अगर मैं 44AE की बात करूंगा तो सुनना ध्यान से, 44AE क्या कह रहा है जी? 44AE क्या कह रहे हैं? 44AE जो है ना, ये ट्रक वाले केस में है, ट्रांसपोर्ट वाले केस में। पहली बात ये समझो, 44AE किनको मिलेगा? जिनका बिजनेस है गुड्स कैरिज का, जो ट्रकों को हायर पे देते हैं, किराए पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, उनके लिए 44AE है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारे पास पूरे साल में 10 तक ट्रक हैं, 10 तक गुड्स कैरिज हैं, तभी तुम ये ले सकते हो। सर मेरे पास 100 ट्रक हैं, तो भाई तू छोटा बिजनेसमैन कहां से? नॉर्मल स्कीम यूज कर, कोई 29 4 एडजस्टमेंट जो होंगी। सर मेरे पास पूरे साल में 20 ट्रक हैं, 44AE नहीं मिलेगा। सर मेरे पास पूरे साल में 8 ही ट्रक थे, तो छोटा है, तो यहां आ सकता है। पहले बात समझो, एलिजिबल कौन है? देखो यहां पे, एनी एसएससी हु ओन नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरिज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसके पास 10 तक गुड्स कैरिज हैं, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो यहां पे आ सकता है। अब गुड्स कैरिज मतलब ट्रक, ट्रकों की कई वेराइटीज होती हैं, सड़कों पे आपने देखी हैं।
सड़कों पे आपने देखे हो, एक तो ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, एक बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, फिर एक बिल्कुल छोटे से हाथी टाइप से चल रहे होते हैं, छोटा हाथी इसको बोलते हैं, ठीक है। एक कई बड़े बड़े कंटेनर लेके जा रहे होते हैं, एक कई बड़ी बड़ी बोरियां ऊपर रखी होती हैं। तो अलग अलग तरह के ट्रक देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट पहले ट्रकों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती थी कि हैवी गुड्स व्हीकल जो लोडेड होते हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल। एक जमाने में हैवी, मीडियम और लाइट। अब गवर्नमेंट ने वो क्लेश खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा 2 ही कैटेगरी हैं। तो ये बता, तेरे पास 8 ट्रक हैं, कौन सा हैवी गुड्स व्हीकल है और कौन सा हैवी नहीं है, बस ये बता दे। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि हैवी गुड्स व्हीकल किसको मानेंगे? तो जिस ट्रक का ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा का है, जिस ट्रक का ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा का है, वो हैवी गुड्स व्हीकल है। और जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो तक है, वो सभी के सभी अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है। बस 2 कैटेगरी है, या तो हैवी या अदर देन। हैवी गुड्स व्हीकल कौन है? जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से, देखो यहां पे हैवी गुड्स व्हीकल जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा का है, और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल जो यहां पे कवर नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, अगर तेरा हैवी गुड्स व्हीकल है तो हम तेरी डीम्ड इनकम मानेंगे कितनी, सुनना मेरी बात को, कितनी इनकम मानेंगे? 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। मेरे साथ साथ बोलना है, मतलब मेरे पीछे बोलना है। 1,000, अभी रुको रुको दोबारा से, पहले मैं पूरी लाइन बोलूंगा। 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुनो क्या है। मैंने क्या किया, मैंने 4 ट्रक लिए, बहुत ध्यान सुनना, 4 ट्रक मैंने लिए, ठीक है। 4 ट्रक मैंने लिए, कब लिए? 25 अप्रैल 2024 को, ठीक है। इस ट्रक को मैंने होल्ड किया, पूरे साल होल्ड किया। इसका ग्रोस वेट है 16,000 किलो ईच। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या ये हैवी गुड्स व्हीकल है? अब मेरे को एक बात बताओ, 1 टन में कितने किलो होते हैं? नालायक, 1000। 1 टन में 1000 किलो होते हैं, 1 टन में 1000 किलो होते हैं। 1 टन में 16,000 किलो का एक ट्रक है, तो कितने टन हो गए? 16 टन। एक ट्रक कितने टन का हो गया? तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, 1,000 पर टन, कितने टन है? 16 टन है ना। 1,000 पर टन तो 16 टन के 16,000। पर व्हीकल, कितने व्हीकल है? 4, ठीक है नहीं। पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, कितने टाइम तूने होल्ड किया? पूरे 12 महीने। और पार्ट ऑफ मंथ का मतलब अप्रैल भी पूरा महीना काउंट होगा। तूने 25 अप्रैल को लिया ना, तो हम ये मानेंगे अप्रैल पूरे महीने तेरे पास था, तो अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने, ये तेरी डीम्ड इनकम मान लेंगे। इस पे तू स्लैब रेट से टैक्स पे कर दे। अभी डाउट? तो 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ये इनकम मान ली जाएगी जो हैवी गुड्स व्हीकल है। मेरे पास 2 ट्रक और हैं जिसका ग्रोस वेट है 11,000 किलो का, और ये मैंने लिए 25 सितंबर 2024 को लिए, और तब से मैं होल्ड कर रहा हूं पूरे साल। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, अच्छा पर 11,000 किलो ईच, क्या ये हैवी गुड्स व्हीकल है या नहीं है? नहीं है, ये हैवी गुड्स व्हीकल अदर देन हैवी है। अच्छा, अब ये हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है, तो इसकी इनकम कितनी माने? तो इसको गवर्नमेंट ने बोला 7,500 पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। 7,500 पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना 7,500। कितने व्हीकल हैं? 2। कितने महीने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 7। ये तेरी इनकम है इसकी।
कंक्लूजन करो। सेक्शन 44AE किस पे लगेगा? जो गुड्स कैरीज के बिजनेस में है। कितने गुड्स कैरीज होने चाहिए? 10 तक। 10 तक पूरे साल में, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। गुड्स कैरेज की वैरायटी कितनी है? 2। कौन कौन सी? हैवी और नॉन हैवी। हैवी और हैवी किसको बोलेंगे? जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा है। और बाकी सब क्या है? नॉन हैवी। बाकी सब क्या है? जो हैवी है उसकी इनकम कितनी मानेंगे? 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अदर देन हैवी में क्या मानेंगे? 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ। सर मंथ कितने लेने हैं? सुनो, यहां पे आप गलती करोगे तुम। यहां पेपर में गलती करवाएगा 100%, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ना। जब मैं रात को तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो कंफ्यूज मत हो वहां बैठ के। पर मंथ कितने मंथ लेने हैं? जितने महीने तुमने वो ट्रक होल्ड किया, ना कि यूज किया। पेपर में क्वेश्चन आ गया, ट्रक लिया 25 सितंबर को, यूज करना स्टार्ट किया नवंबर से, तो बच्चे नवंबर से मार्च ले रहे हैं। गलत। आपके पास वो ट्रक कितने महीने था? पुट टू यूज यहां मैटर नहीं करता, वो डेप्रीसिएशन में मैटर करता है। यहां तुम डेप्रीसिएशन नहीं दे रहे। यहां पे जब से तुमने होल्ड किया उतने महीने की कैलकुलेशन होगी। तुमने यूज कब किया इट डजंट मैटर भाई साहब, ये हम मैटर नहीं करता। अब यहां पे एक बार देखना, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा। देखो यहां पे हैवी गुड्स व्हीकल में पढ़ो क्या लिखा है? 1,000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अदर देन हैवी में 7500 पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देना, ये लो क्वेश्चन देख लो पहले। अब तुमने पहले पता क्या देखा है? ये देखा तुमने डीम्ड इनकम। नहीं देखा तो बता दूं ये गलत है वैसे भी, क्योंकि ये ओल्ड लॉ के बेस पे किया हुआ है, तो वहां देखना ही मत। तुम पहले वाला यहां तक, ये तुमने यहां तक क्वेश्चन देखना, यहां इवन यहां यहीं तक देख लो बस। बताओ 11 दो व्हीकल है, 11,000 किलो ईच, और इसको यू होल्ड किया, होल्ड 4 महीने 10 दिन। पहले मेरे को बताओ हैवी है नॉन हैवी है? नॉन हैवी है। बस बाकी इनकम बाद में निकालेंगे। नॉन हैवी। आगे देखो 13,000 किलो है, 6 महीने 5 दिन क्या है? हैवी है। 18,000 किलो है, 3 है 3 हैवी गुड्स व्हीकल है, 8 महीने यूज किया। 9,000 किलो है नॉन हैवी। 15,000 किलो है नॉन है या हैवी है? अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब सारे बच्चे जी अब इनकम निकालते हैं। अब क्या करना है आपने? इनकम निकालनी है। बताना एक बार इनकम कितनी आएगी? ना ना ना, 4 महीने 10 दिन मतलब 5 महीने, और पार्ट को पूरा महीना। 6 महीने 5 दिन 7 महीने, 8 महीने 8 महीने, 9 महीने 9 महीने, 4 महीने 20 दिन 5 महीने। पांचों का बताओ मुझे, पांचों का। हाँ जी, किया है? देखना। देखो आंसर देखो अपना। हाँ जी, देखो नॉन हैवी है, यहाँ पे 2 ट्रक हैं, 7500 5 महीने। यहाँ पे 1 ट्रक है,
1000 रुपये पर टन, 13 टन है क्योंकि 13,000 किलो है, 7 महीने। 3 ट्रक हैं, 3, ठीक है ना। यहाँ पे कितने हैं, 3, कितने ट्रक हैं, ओ सॉरी कितने टन है, 18,000, 8। यहाँ पे नॉन हैवी है 7500 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे हैवी है तो 2 ट्रक हैं, 2 मल्टीप्लाई 15,000। सिंपल। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो भाई, बोलो। क्लियर है, पक्का पक्का। अब यहाँ पे एक बार देखो, मैंने नीचे देखो जी, यहाँ पे एक लाइन, अच्छा मैंने लिखी नहीं है शायद, एक लाइन यहाँ पे लिख, अच्छा लिख लेना, नोट्स में ही लिख लेना। पुट टू यूज इज इररेलीवेंट फॉर 44 AE। पुट लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, अरे गुड्स कैरिड होल्ड कितना किया ये मैटर करता है, पुट टू यूज कितना हुआ ये मैटर नहीं करता। मैं वो अकाउंट छूट कैसे गया, ठीक है तो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। तो पुट टू यूज आपको मैटर नहीं करता, कितना होल्ड किया है ये मैटर करता है, बस ये पर ध्यान। क्या बात मेरी समझ में आती है, ठीक है। 5 सेक्शन हैं, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको एक बार घर जाके रिवाइज करना है आपने, और अच्छे से रिवाइज करना है। अब मैं इसका आपको बुक से 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है जी। आप बुक मतलब लाया कोई बच्चा, दिखाना। सर अगर 12.5 टन हो तो पूरा लेंगे, 12.5 टन नहीं होगा, कंप्लीट दिया होगा जी, 12.5 टन नहीं होगा, कंप्लीट दिया होगा, ठीक है ना। आपको ऐसे बीच में नहीं अटकाएगा वो। वैसे नॉर्मली क्या होता है, 12,500 या उससे ऊपर है तो अगला टन लेते हैं। जैसे 12,600 किलो है तो 13,000 मानेंगे, जैसे राउंड ऑफ करते हैं ना ऐसे। बट ऐसा क्वेश्चन आज तक तो बना नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे करते हैं। तो हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, आप वो क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पेज नंबर 10.86, पेज नंबर 10.86, इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17 प्लीज। पेज नंबर इसके पिछले पेज पर ही है, इलस्ट्रेशन 16। सर पहले वाला होमवर्क आपने डिस्कस नहीं किया, उसको कर देंगे, क्यों है, नहीं नहीं 17 और 16 उसके मैं डाउट ले लूंगा। बट मैं उम्मीद करता हूं आपके चारों ही डाउट ना हो, बस जो जो मुझे लग रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है जी, पेज नंबर 10.75, इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, ठीक है, ठीक है। रुको, अभी ऐसे कैसे जाओगे, होमवर्क लेके जाओ। हाँ तो कल भी है तो क्या हो गया, कल भी है तो हो क्या गया। पेज नंबर 10.31, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। पेज नंबर इसके पीछे इलस्ट्रेशन 4 है। चलो ये क्वेश्चन है आपके, एक बार ये भी कर लो, फिर इकट्ठे ही डाउट ले लेंगे इसमें। भगवान से उम्मीद करता हूं करेंगे, मतलब बिना करे डाउट नहीं लेंगे। कई बच्चे होते हैं चल डाउट ले लेंगे सीधा, वो काम मत करना बस। हैं 8 से 11 जी, ठीक है। अभी छुट्टी नहीं हो रही आपको, मैंने कहा था ना 2 सेक्शन छोटे छोटे और पड़े हैं, 5 मिनट के हैं बस। बुक्स बंद कर सकते हो अपनी, बुक्स बंद कर सकते हो जी। वो सेक्शन किसी काम के नहीं है, एग्जाम में नहीं बनेंगे, बट एक बेसिक सेक्शन है। ये बुक ले लो, किसकी है जी। अब एक बात मेरे को बताओ,
सारे बच्चे बताओ, जब तुम्हें इनकम होती है, ओए नालायकों इधर, जब थाने इनकम होवे तो तुम के पे करो, जब थाने इनकम होवे तुम के पे करो, टैक्स। जब थाने इनकम होवे तो गवर्नमेंट हमते टैक्स लेवे। समझ आन लाग रही कि नहीं आ रही? आ गई। हाँ, बीच में आने के भी बैठे हैं, पता है मैंने। जब आपको इनकम होती है तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, अब एक सोचना, एक इनकम है वो इनकम टैक्सेबल है, तो गवर्नमेंट ने कहा जो तेरी इनकम टैक्सेबल है उस इनकम को कमाने के लिए तूने कोई खर्चा किया, वो खर्चा हम तुझे अलाउड कर देंगे। सिंपल है भाई, जब मैंने इनकम कमाई उसके लिए खर्चा किया तो अलाउड है, क्योंकि उस इनकम पर मुझे टैक्स पे करना है। अब एक इनकम है जो इनकम एग्जम्प्ट है, उसको कमाने के लिए मैंने खर्चा किया, जब वो इनकम एग्जम्प्ट है तो क्या गवर्नमेंट तुमसे उस इनकम पे टैक्स लेगी? जब गवर्नमेंट ने टैक्स ही नहीं लिया तो क्या वो खर्चा गवर्नमेंट तुम्हें अलाउड करेगी, नहीं करेगी? सिंपल बेसिक रूल है। यही उस सेक्शन में लिखा है जो एक तो आपको हमने बताया सेक्शन 14, सेक्शन 14 है ना, और नहीं 14A, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सेक्शन भूल तो नहीं गया, आई थिंक सेक्शन 14A है, चेक करना क्या है, रूल 8D और हाँ रूल 8D और 14A। ये सेक्शन क्या कहते हैं? ये सेक्शन पहली बात तो पीजीबीपी के नहीं है। पीजीपी स्टार्ट कहां से होता है? 28 से, 28 से। सैलरी स्टार्ट कहां से होता है? 15 से। हाउस प्रॉपर्टी 22 से। कैपिटल गेन 45 से। अदर सोर्स 56 से। यह सेक्शन किसी भी हेड के नहीं है। यह सेक्शन पूरे इनकम टैक्स की एक बेस सेक्शन है, जो एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं कि अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उस एग्जम्प्टेड इनकम से रिलेटेड कोई भी खर्चा तुम्हें अलाउड नहीं होगा। ये पूरे इनकम टैक्स का एक रूल है। अगर इनकम टैक्सेबल तो खर्चे अलाउड, अगर इनकम एग्जम्प्ट तो उसके खर्चे भी अलाउड नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन ना इसमें एमसीक्यूज के अंदर बनता था, अब मुझे उम्मीद नहीं है इसमें से बनेगा। उन्होंने एक बार क्वेश्चन दे दिया 1 नंबर में, क्योंकि एमसीक्यूज 1 नंबर का होता था, तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दिया सुना? क्वेश्चन क्या दिया? कहते जी एक पर्सन है, 2 इनकम कमाई, टैक्सेबल इनकम 8 लाख, एग्जम्प्टेड इनकम उसने कमाई 4 लाख, कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। इस दोनों इनकम को कमाने के लिए उसने 4 लाख रुपए खर्चा किया। अब उसने बस आपसे ये पूछ लिया 1 नंबर में एमसीक्यूज में कि आप ये बता दो कितना खर्चा डिसअलाउड होगा। अब बताओ कैसे करोगे? अब एक बात बताओ, आपने 4 लाख खर्चा किया 12 लाख कमाने में, यही तो हुआ ना? 4 लाख खर्चा किया कितने कमाने में? 12 लाख। तो कितनी इनकम एग्जम्प्ट है? 4 लाख। तो इस पे किया हुआ खर्चा अलाउड है डिसअलाउड है? डिसअलाउड। तो 4 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 4, तो 1,33,333 रुपए इतना खर्चा डिसअलाउड है, बाकी सब अलाउड है। प्रोपोर्शनेट, सिंपल। भाई गवर्नमेंट ने यही तो बोला ना, गवर्नमेंट ने कहा देख तेरी टैक्सेबल इनकम वाला खर्चा अलाउड है, एग्जम्प्टेड वाला डिसअलाउड है। या तो मुझे अलग अलग दे देता, अगर मैं कहता इस 8 लाख के लिए खर्चा किया 2 लाख, इसके लिए किया 1 लाख, तो 1 लाख डिसअलाउड, 2 लाख। उसने प्रॉब्लम क्या कर दी? उसने कहा दोनों को कमाने के लिए 4 लाख किया। अब दोनों के लिए 4 लाख किया तो 4 लाख अगर दोनों के लिए है तो एग्जम्प्टेड के लिए कितना है? वो डिसअलाउड है। ये 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन बनता था, जो मुझे अब उम्मीद नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भरोसा, मैं दोबारा बोल रहा हूं 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है 20 नंबर का केस बेस एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट से उम्मीद मत करना कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। उसने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया था तो उसने बोला था 20 नंबर में केस बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो अभी तो वो 5-5 नंबर के दे रहे, कल एमसीक्यूज आ गए तो टापने मत लग जाना कि हाय भाई साहब एमसीक्यूज पेपर में कैसे आ गए।
वो साफ कहते हैं कि हमने तो लिखा था 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हो या वो हो, कुछ भी हो जी, तो 1 नंबर का बन सकता है। तो वो तुम्हें आइडिया होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी। तो एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स जाता है, एग्जम्प्टेड इनकम पे टैक्स नहीं जाता है। जिस इनकम पे टैक्स जाता है उस इनकम के खर्चे भी अलाउड होते हैं, जिस इनकम पे टैक्स नहीं जाता है उस इनकम के खर्चे अलाउड, सिंपल है। बट कई बार हमें कंबाइन खर्चे दिए होते हैं, उसने बोला टैक्सेबल इनकम इतनी, एग्जम्प्टेड इनकम इतनी, इन दोनों के लिए खर्चा किया इतना। तो अगर ये खर्चा इतनी इनकम के लिए किया तो फिर टैक्सेबल के लिए कितना किया वो अलाउड है, एग्जम्प्टेड के लिए कितना किया वो डिसअलाउड है। ये है। तो फॉर्मूला बताओगे क्या बना, फॉर्मूला इसका क्या बना, मैंने लिखा हुआ है शायद, एक बार देखना, शायद मैंने लास्ट में कहीं लिखा हो, लिखा हुआ है शायद, मैंने लिखा होगा, लिखा है 48 पेज पे, ये लो। हाँ, अरे 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 यार विवेक गाबा, क्या बात है तेरी यार। ये देखो, एनी एक्सपेंडिचर इनकर टू अर्न एग्जम्प्टेड इनकम डिसअलाउड, ठीक है। देखो व्हाट इफ मिक्स एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कैसे होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम मल्टीप्लाई एग्जम्प्टेड। जैसे 6 लाख और 4 लाख, इन दोनों के लिए खर्चा किया 2 लाख, तो क्या करोगे, अब 2 लाख किया 10 लाख के लिए, तो 4 लाख के लिए कितना किया 80,000, वो क्या हो गया डिसअलाउड है। हाँ, तीन ऑब्वियस सी बात, अभी तो निकालोगे ना। अब वो बोले टैक्सेबल इनकम इतनी, एग्जम्प्टेड इनकम इतनी, बताओ डिसअलाउड कितना, तो क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते, खर्चा तो वो देगा ना, अलग अलग दे देगा तो वो तो बहुत ही आसान हो जाएगा, तो वो ऑलवेज कंबाइन देगा फिर। है जी, चलो इसको हम लोग करते हैं, फिर हम मिलेंगे कल, और कल हम बचे कुछ सेक्शंस जो भी हैं उसको समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे। कल आपकी लंबी क्लास होगी, थोड़ा सा अपना माइंड प्रिपेयर करके आना उसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी हालत में 24 तारीख से आगे लेकर नहीं जाना इसको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस बैच के अंदर और इससे ज्यादा टाइम मैं लगाना चाहता नहीं, ठीक है जी। चलो तो अब मिलते हैं, शाम को मिलोगे आज। अच्छा, एक तो रिवीजन क्लास चल रही है, पीजीपी की रिवीजन चल रही है, पता है तुम्हें, तो पता है मैंने पीजीपी की रिवीजन स्टार्ट करवा दी यूट्यूब पे, पता है किसने देखी थी, बाकी सबको तो आता है, बाकी सबको तो आता है। चलो बहुत बढ़िया, तो पीजीपी की रिवीजन भी चल रही है, पता है ना, और रात को 9 बजे सेशन भी आज, सारे अटेंडेंस लगा देना, ठीक है। कैसे लगाओगे, मेरा पुराना तरीका है अटेंडेंस लगाने का, आप लिखोगे VGO, बस लाइव चैट में लिख देना, इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको बाद में, बस ऐसे VGO VGO लिख देना, मैं समझ जाऊंगा तुम मेरे ही बच्चे हो। और ऐसा ना हो 3-4 बच्चे आके 3 बच्चे लिख रहे हो VGO, भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो जाए, बाकी कहाँ है, ठीक है, तो सारे बच्चे लिख देना, ठीक है नहीं। हाँ जी, आज वाली क्लास कौन सी, चैप्टर 1 हुआ आपका, हाँ तो ले सकते हो। कैपिटल गेन कैप नहीं हुआ तो मुश्किल आएगा थोड़ा सा, लेके देख लेना, समझ आ रहा होगा तो ठीक, नहीं तो निकल लेना।